नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और चर्चा करेंगे भरपूर मार्केट एक्शन पर। सर, पर उस चर्चा से पहले इस समय के बड़े जो बातें हैं बाजार की, वो बता दीजिए। बिल्कुल दीप, और बड़ी बातों में यही है कि बाजार मजबूत खुले हैं और ज्यादातर मजबूती के साथ कारोबार करने के बाद मिड सेशन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। थोड़े डाउ फ्यूचर्स भी ऊपरी स्तरों से हल्के होते दिखे, उसका असर पड़ा है 11,300 के करीब, लेकिन अब भी निफ्टी है। ऑटो और मेटल शेयरों की तेजी से बाजार को सहारा मिला है, तो फार्मा और पीएसयू इंडेक्स आज कमजोर है। फार्मा शेयर लगातार दूसरे दिन कमजोर है। वहीं इंडिगो में आज 11% का बड़ा उछाल है। स्पाइस जेट भी थोड़ा मजबूत होता हुआ दिखा, तो एविएशन शेयरों में उड़ान नजर आ रही है। यूरोप के बाजार 1% तक कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स मजबूत शुरुआत के बाद हल्के लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो हर तरफ से मिले जुले से संकेत है, न बड़ी तेजी के न बड़ी मंदी के, थोड़ी सुस्ती, हल्की कमजोरी, आप ये कह सकते हैं। ये सारे के सारे संकेत आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। दीप, बिल्कुल। और अनिल जी, इस बीच गेल गैस अथॉरिटी के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, थोड़े अनुमान से कम दिख रहे हैं। हमने रेवेन्यू का अनुमान लगाया था 14,342 करोड़ का, और रेवेन्यू इनका आते हुए दिख रहा है यहाँ पर 12,087 करोड़ का। तो थोड़ा बल्कि काफ़ी अनुमान से कम है रेवेन्यू। और मुनाफे की भी बात करें तो यहाँ पर मुनाफा आता हुआ दिख रहा है 255 करोड़ का, और यहाँ पर हमने अनुमान लगाया था एडजस्टेड प्रॉफिट का 1,090 करोड़ का। तो मुनाफे में अनुमान से भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती हुई दिख रही है। जहाँ तक कंपनी का सवाल है, एज ऑलवेज यहाँ पर काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, तो वो भी पूरी कैलकुलेशन करके फिर इस स्टॉक पर चर्चा भी करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। पर सर, एक बाजार पे ही सवाल पूछना था एक्सपायरी से पहले। थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, बट रेंज ज़्यादा बड़ी नहीं है सर। और जैसे कल हम देख रहे थे 11,300 के पास ही कंसोलिडेशन होता दिख रहा है, आज भी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मूव आती हुई दिख रही है। रेंज ज्यादा बड़ी नहीं है। क्या संकेत लेना चाहिए इसका वीकली एक्सपायरी से पहले? एक्चुअली दीप, देखा जाए तो ये तो एक्सपायरी का उतार चढ़ाव है ही नहीं। इतना सा तो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से ही हो जाता है। अगर 50-75 पॉइंट सुबह डाउ फ्यूचर्स ऊपर और वो 50-75 पॉइंट नीचे में चले जाए तो इतना करेक्शन तो वैसे ही आ जाता है। एक्सपायरी के दिन हम इतना ढोल पीटते हैं कि बड़ा उतार चढ़ाव होगा, कुछ बड़ा हो देखने को मिलेगा, एक्शन बड़ा होगा, पोल भी बनाते हैं, और फिर बिल्कुल भी अगर ना हो तो फिर मजा ही क्या। तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होना चाहिए मार्केट में, मजा ही तभी है। नहीं तो अगर जो भाव आप सुबह 9:15 बजे देखें, 3:30 बजे भी वही दिखे तो फिर मजा क्या। तो वो आपको थोड़ा सा आनंद दे रहा है, लेकिन उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। वॉलेटिलिटी कम है, और वो उसका रीजन अगर आपको याद हो, सुबह मैं यही बात कर रहा था कि बड़े इंटरेस्टिंग डेटा बन रहे हैं। रेंज इतनी छोटी है, आमतौर पर एक्सपायरी पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की रेंज 11,200 11,400, बैंक निफ्टी पर 22,000 22,500। तो रेंज इतनी छोटी है, 200 पॉइंट की निफ्टी पर और बैंक निफ्टी की 500 पॉइंट की निकल कर आ रही थी। इसी रेंज में तो आप फंसे हैं, तो आप कहीं बाहर निकल नहीं सकते, और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत परफेक्ट मार्केट है, डेटा और लेवल को रेस्पेक्ट करता हुआ। 22,450 22,500 यहाँ बिक वाली आनी थी। एग्जैक्टली आज का हाई 22,440 का है। 22,075 की रेंज में सपोर्ट है, अभी तक वो तोड़ा नहीं है। और आपको याद हो, सुबह भी हम यही बात कर रहे हैं कि ज़्यादा संभावना है कि निफ्टी की एक्सपायरी 11,300 11,325 के करीब हो। कम से कम अब तक तो ज़्यादातर वक्त बाजार ने वहीं पर बिताया है। देखते हैं, मैं थोड़ी देर में विस्तार से डेटा भी देख लेता हूं, और डेटा देखकर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किन लेवल्स के आसपास एक्सपायरी होनी है। और कोशिश यही करूंगा दीप कि आज थोड़े से आपको डेटा जल्दी दे दूं, 2:30 बजे के थोड़ा पहले भी कोशिश कर सकता हूं, ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं एक्सपायरी के लिहाज से बाजार में। आइए उस पर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमारे साथ भसीन साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। लेकिन भसीन साहब के पास जाऊँ उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता दिख रहा है, फैसला तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि उनकी तरफ से जो निर्देश आते दिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि BS4 गाड़ियों में 10% से ज़्यादा की रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी, और इनकी इन्वेंट्री के मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होती दिखेगी। ये एक बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। इस पर हम विस्तार से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त भसीन साहब हमारे साथ तैयार। आइए बिगुल उनका करते हैं स्वागत। स्वागत है भसीन साहब आपका। टाटा पावर, अशोक लेलैंड, ढेर सारे स्टॉक्स है जो बड़े एक्शन में और कमाल करते हुए दिख रहे हैं। एक अपडेट दें और डायरेक्शन दें सर। हाँ अनिल जी, देखिए आपको सुबह भी मैंने कहा था 11,300 के पास ही एक्सपायरी होएगी, और बाजार वहां से नीचे आ गया। मुझे अभी भी लगता है थोड़ी पेसिमिज्म लोगों में बहुत ज्यादा
एक ऑप्टिमिज्म है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपने कहा, देखिए कन्विक्शन पेस 45 वाला अशोक लीलैंड 51.50 हो गया, 15% अप है। उसी तरह से डीएलएफ, टाटा पावर, मदरसन सुमी, गोदरेज कंज्यूमर, तो ये सारे अपडेट्स हैं जो है। अनिल जी, मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, कल मैंने आपको शॉर्ट दिया था, सन फार्मा, टाटा स्टील, दोनों में नीचे आ गए, दोनों में उसमें भी हेज जो क्रिएट करते हैं वो लॉन्ग शॉट रखेंगे तभी बाजार में बैठे रहेंगे, नहीं तो वॉलेटिलिटी कैन हर्ट यू। इसलिए हम दोनों आपको बाय कॉल जो देते हैं वो सोच समझ के देते हैं कि आप बने रहेंगे अगर एज ए ट्रेडर हैं, और एज एन इन्वेस्टर तो आपके पास अगर शेयर है तो बना रहे हैं। मदरसन सुमी सर बहुत बढ़िया रहा, 122 रुपए हो गया। अब आप कहें तो मैं अपडेट दूं ऑन द एक बाय एक सेल है सर। जी सर, बताएं नई कॉल्स कौन सी हैं सर, पहले बाय से शुरुआत करें। तो सर बाय में मैं आज की डेट में वही शेयर जा रहा हूं जो मेरी कन्विक्शन है। जैसे मैंने डीएलएफ अगर 35-38 दिया, या आपको टाटा पावर, और यहाँ मेरी कन्विक्शन बाय है सर पीएफसी। इसके रिजल्ट कल है, 90 साढ़े 90 का भाव है, 88 का स्टॉप लॉस रखिए, 100 रुपए का टारगेट। पीएफसी और आरईसी कंबाइंड 12,000 करोड़ का तो डिविडेंड देते हैं सर, और नेट प्रॉफिट है, 10% का डिविडेंड है, और 2 का प्राइस मल्टीपल है। अगर आप 2 साल रखें तो 10-10 रुपए तो आपको डिविडेंड ही आ जाएगा। इट्स अनबीटेबल स्टॉक, चाहे मैंने 80, 82, 85 में कहा, मैं कह रहा हूँ 90 में भी लीजिए, रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड टुमारो। सेल में सर मैं मेटल्स में नेगेटिव हूँ, आई थिंक द बेस्ट इज रन, क्योंकि डॉलर इज गोइंग टू रैली। सेल जिंदल स्टील 13.5, 17 का स्टॉप लॉस रखिए, 195 to 200 का टारगेट। ओके, 195 200 के टारगेट के लिए आप बेचे जेएसपीएल को, 217 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको बिकवाली करनी चाहिए। तो एक खरीदारी का है और एक बिकवाली का ट्रेड है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पीएफसी में खरीदारी करने की राय है बसिन साहब की तरफ से, 90-50 के आसपास खरीदारी कीजिए, 88-88 का स्टॉप लॉस, 100 रुपए का टारगेट। 203-204 के आसपास जेएसपीएल शॉर्ट कीजिए, 217 का स्टॉप लॉस, और 195 और 210 तक के, माफ कीजिए, जेएसपीएल 213 माफ कीजिएगा, 213 के आसपास, 214 के आसपास शॉर्ट कीजिए, 217 का स्टॉप लॉस, 195 और 200 तक के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर करनी है बिकवाली। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये दोनों पिक्स देने के लिए। 2:50 पर आपसे फिर होगी मुलाकात, और तब हम आपसे लेंगे आपके बेहतरीन बीटीएसटी पिक्स भी। लेकिन तब तक वक्त है इवेंट्स पर नजर डालने का। मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए किन किन इवेंट्स पर हमको रखनी है नजर। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल सर। निफ्टी स्पेस में आयशर मोटर्स, हीरो मोटो, ग्रासिम, टाटा स्टील, बीपीसीएल के नंबर्स का इंतजार है। वहीं वायदा बाजार में पीएफसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नंबर्स आ जाने हैं। इसके अलावा एक्सचेंजिंग सोल्यूशन डीलिस्टिंग ऑफर पर विचार करने के लिए कंपनी की एक बोर्ड बैठक है जिस पर हमारी नजर है। काफी सारी कंपनीज की एजीएम भी आज होने जा रही है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, ग्रैन्यूल्स इंडिया, ग्रीव्स कॉटन, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एलएनटी, शॉपर्स स्टॉप, इन तमाम कंपनियों की एजीएम पर भी फोकस होगा। कल के लिए नतीजे हिंडाल्को और एनटीपीसी निफ्टी स्पेस में आते दिखेंगे। वहीं वायदा बाजार में वोल्टास, यूनाइटेड ब्रूवरीज, एमआरएफ, बर्जर पेंट्स, सन टीवी, ग्लेनमार्क फार्मा, रैमको सीमेंट जैसी कंपनियों के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एजीआर केस की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कल होने जा रही है। साथ ही होलसेल प्राइस इंडेक्स के नंबर्स भी कल आते हुए दिखेंगे। कल दिन के दौरान ये नंबर्स हमारे सामने होंगे। आरबीआई की एक बोर्ड बैठक कल होने जा रही है, और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक की भी एक बोर्ड बैठक होगी जिसमें क्यूआईपी के इश्यू प्राइस तय करने पर कंपनी का बोर्ड सोच विचार करेगा। शनिवार का दिन 15 अगस्त का दिन भारत का 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम। और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम संबोधन भी करेंगे। पिछले 6 साल का लेखा जोखा अपने संबोधन में देंगे। सीमा सुरक्षा और कोरोना पर बड़े ऐलान या आश्वासन देते हुए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी दिख सकते हैं। और लाल किले के प्राचीर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल इस मौके पर रखा जाएगा। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन लॉन्च पर भी नजर रहेगी। आईसीएमआर ने कहा था कि 15 अगस्त से पहले पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। इस पर कोई अपडेट अगर आता है तो उस पर भी हमारी नजर होगी। और ग्लोबल इम्पैक्ट भी है यूएस चीन ट्रेड वार्ता को लेकर। अमेरिका और चीन 15 अगस्त को फेज 1 ट्रेड डील की समीक्षा करेंगे। 15 फरवरी से प्रभावी हुई डील की 6 महीने की समीक्षा होने जा रही है। यूएस प्रतिनिधि और चीनी वाइस प्रीमियर लियू हे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक चर्चा कर सकते हैं। और अमेरिका चीन के बढ़ते तनाव के बीच ये काफी अहम बैठक है जिस पर हमारी नजर होगी। बिल्कुल, तो कुछ अहम इवेंट्स हैं हमारे आगे, वहाँ पर नज़र रखते हैं। एक बार जल्दी से आदित्य बिरला फैशन
यहाँ पर कंपनी का स्टॉक एक बार पुलअप करते हैं। नतीजे आए हैं और काफ़ी कमज़ोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय की अगर आप बात करें तो 2065 करोड़ से घटकर आय सिर्फ 320 करोड़ हो गई है। हालांकि अदर इनकम में बड़ा उछाल देखा है आपने, बट एक शार्प गिरावट देखी है और ये नेचुरली था जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति थी तिमाही के पहले 2 महीनों में। मुनाफे की भी बात करें तो बल्कि अब कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है, वहाँ पर भी एक इम्पैक्ट है। 35 करोड़ के मुनाफे से घाटे में आ गई कंपनी। 21 करोड़ के मुनाफे से लगभग 400 करोड़ रुपए का घाटा आया है कंपनी का, पर स्टॉक आपको तेजी दिखा रहा है। कुणाल जी एक बार क्विक एक चार्ट चेक आदित्य बिरला फैशन पर और फिर जय के पास चलेंगे उनके कॉल के लिए। देखिए, अगर चार्ट पर देखें दीपांशु तो काफ़ी वक्त से कंसोलिडेशन हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी पिट चुका है शेयर और मुझे लगता है कि अब एक सीमित दायरे का कारोबार आपको दिख रहा है। 136 के ऊपर एक ब्रेकआउट होगा। अभी स्टॉक 127 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 136 के ऊपर निकलेगा तब कोई एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हमें चार्ट पर देखने को मिलेगा। तो इन स्तरों पर मेरी होल्ड करने की राय है। जिनके पास निवेश है निवेशित रहें, 119 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर 136 पार होगा तब कोई आपको एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। ओके, नतीजे तो काफी खराब हैं पर स्टॉक में आप तेजी इस समय देख रहे हैं, अच्छी गेंस के साथ 7.5% ऊपर है। पर आइए शो का पहला बिगुल बजाते हैं जय ठक्कर के लिए। जय बताइए आपकी जैकपॉट रिकमेंडेशन कौन सी है? डेफिनेटली वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। वेल, जो मेरा रिकमेंडेशन है अभी वो है BEL का 115 का कॉल ऑप्शन खरीदने का, जो करीब अभी आपको मिलेगा 4 रुपये से लेकर 4 रुपये 20 पैसे की रेंज में। ये खरीद कर चलना है दीपांशु, बिकॉज क्लियरली मुझे एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने मिल रहा है BEL में। इसका स्टॉप लॉस एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, वो है 2 रुपये 40 पैसे का। तो अगर आप खरीद रहे 4 रुपये 20 पैसे पे 2 रुपये 40 पैसे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो पहला टारगेट इसका बनकर आ रहा है वो है 6 रुपये 75 पैसे का। दूसरा टारगेट जो बनकर आ रहा है वो 8 रुपये का है। 6.75 एंड 8 ये 2 टारगेट्स के लिए BEL का 115 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 2.4 का रहेगा। मैं कहूँगा जो हिसाब से ये साइडवेज कंसोलिडेशन में से निकला है, इसके अब अग्रेसिव टारगेट जो चार्ट पर बनकर आ रहे हैं वो 122 से लेके 125 के। तो अगर ये 122 के लेवल्स भी हासिल होते थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा टारगेट है 6.75 एंड 8 ये दोनों ही अचीव हो जाने चाहिए। एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग, बिकॉज जो हिसाब से मोमेंटम में भी क्लियर एक बाई क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिनों का जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था वो खत्म हो चुका है। फिर से फ्रेश लेग ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ। ओके, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर नजर रखें, डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 115 की कॉल खरीद सकते हैं। अब अगला बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए उनके सुपरहिट कॉल का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, LNT के अंदर ब्रेकआउट है। LNT बहुत लंबे समय के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मूव दिखा रहा है। LNT मेरे को लग रहा है यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर 975 977 के आसपास बिल्कुल बाय बनता है। नीचे में 950 955 का सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस लगाना है LNT के अंदर। और यहाँ से मेरे को लग रहा है कि यहाँ 1000 रुपीज का पहला टारगेट और 1000 का लेवल भी इस बार LNT ब्रेक करना चाहिए और ऊपर में 1030 रुपए तक के लेवल LNT में देखने को मिलने चाहिए। बहुत लंबा कंसोलिडेशन है LNT का। पिछले करीब 2 महीने से LNT कंसोलिडेट कर रहा था और इस बार ऐसा लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखाएगा। 1000 का पहला टारगेट, 1025-30 का दूसरा टारगेट, बाय करें। 950 955 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। LNT के अंदर खरीदारी की सलाह है। यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 2 कॉल बैक टू बैक, एक है BEL, दूसरा LNT डिफेंस से जुड़े हुए कारोबार वाली कंपनियां। जैन साहब 15 अगस्त की तैयारी करेंगे जय और सुमित दोनों, क्या कुछ उम्मीद की जाए कि प्रधानमंत्री जी कुछ 15 अगस्त के दिन डिफेंस को लेकर बड़ा बोलने वाले हैं, उस उम्मीद में खरीदारी हो रही है क्या यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऑलरेडी लास्ट संडे को एक बड़ा अनाउंसमेंट आ ही गया था डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से और कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भी और भी फोकस दिया जाएगा और चीजों को और क्लियर किया जाएगा। और LNT देखिएगा, ये एक्चुअली में देखा जाए तो इंडिया का स्टॉक है, इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करेगा और अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर अभी मेरे को किसी ने ट्वीट पे भी पूछा था कि डिफेंस स्टॉक में कौन सा अच्छा लगता, तो मुझे देखिए जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां वो ऑलरेडी चल चुकी है
और मुझे समहाउ एलएनटी एक बहुत बढ़िया प्लेयर लगता है। सबसे बढ़िया बात है डाउनसाइड रिस्क कम लगती है, एक बड़ा अंडर परफॉर्मर है और ओवरऑल ये स्टॉक के साथ बिल्कुल जाना चाहिए और एलएनटी कैन बी अ गुड बाय एंड डिफेंस स्टॉक्स में बिल्कुल नजरें बनाए रखनी चाहिए। मिधानी कैन बी अ गुड स्टॉक। बीएल है, बीएल थोड़ा सा चला हुआ भी है, हालांकि वैसे बहुत नहीं चला हुआ, ऊपर से देखा जाए तो बहुत करेक्ट करके बाउंस बैक किया, बट इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक। बीएल भी अच्छा लगता मुझे। सो ये 2-3 स्टॉक्स है जिन पे मेरी नजरें बनी हुई है एंड सर्टेनली 15 अगस्त का इंतजार है, बड़े अनाउंसमेंट्स आने चाहिए ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर। तो ये है आपके लिए राय डिफेंस शेयरों पर जैन साहब की तरफ से। आइए बिगुल एक बार फिर से, जय है पूरी फॉर्म में, जय का जैकपॉट। बताएं जय, बैक टू बैक बिगुल, दूसरा स्टॉक कौन सा है? अनिल जी अब बाय करना है 205 का कॉल ऑप्शन इंफ्राटेल का, जो भी 8.5 से 9 रुपए के रेंज में मिल रहा है। ये खरीदना है तुरंत प्रभाव से। मैं कहूंगा कि इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए 40 पैसे का और ऊपर में जो पहला टारगेट बनकर आ रहा है वो है 12 रुपए 80 पैसे का और दूसरा टारगेट जो है 14 रुपए का। 12.80 एंड 14 ये दो टारगेट्स के लिए इंफ्राटेल का 205 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है अनिल जी। इसमें स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया 5.40 रुपीज का रहेगा। ये बाय करने का इसीलिए मैंने अनिल जी, इनफैक्ट मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ इंफ्राटेल बाय करने को, बट फाइनली आज कंफर्मेशन आ रहा है, इसलिए आज दे रहा हूँ कि इसमें क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर देखने मिला है। और अगर आप देखें तो एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पे से, जिसमें से जस्ट ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। और ये जो रेंज रही है वो 200 रुपए से लेकर 185 की रही है। ये जो ब्रेकआउट आ रहा है उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक मिनिमम 210 रुपए तक जा सकता है ऊपर में, ये डबल बॉटम के ब्रेकआउट के साथ। और साथ ही साथ अगर शॉर्ट कवरिंग भी अगर इसमें जोर से आ गई तो इजीली 210 तक आ जाएगा। इसलिए अनिल जी 12.80 14 ये दो टारगेट्स के लिए इंफ्राटेल का 205 का कॉल ऑप्शन खरीदे 8.5 से 9 की रेंज में, 5.40 का स्टॉप लॉस। बात बताओ, ये भारतीय इंफ्राटेल जैसा शेयर मतलब कोई देखता ही नहीं है, बड़ा सुस्ती वाला स्टॉक है। वैसे मेरी भी नज़र 2-3 दिन से है, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपकी नज़र पड़ी कैसे है? ये एकदम सुस्त टाइप का स्टॉक है, इस पर कोई फोकस ही नहीं करता। आप देख भी रहे हो, उसके बाद फ्यूचर्स के बजाय ऑप्शन खरीदने की राय भी दे रहे हो, क्या ऐसा क्या दिख गया आपको? श्योर अनिल जी, मैं बताता हूँ। जैसे अनिल जी आपको पता रहेगा कि मैंने पीएफसी पे भी 2-3 बार पहले रिकमेंडेशन दिया है, जो बहुत ही रेयर स्टॉक है। जनरली मैं पीएफसी पे भी कॉल देता नहीं, मगर जब एक कंफर्मेशन अनिल जी आ जाता है तो हम पीएफसी पे भी हमने कॉल दिया हुआ और उसमें भी हमारे टारगेट्स हासिल हुए। अनिल जी ये निफ्टी 50 का स्टॉक है और जो हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म हो रहा है और राउंडिंग बॉटम के साथ ही साथ अनिल जी मैं कहूंगा कि इसमें एक डबल बॉटम भी फॉर्म हुआ है। ये दो पहले मैं कहूंगा कारण है। और थर्ड रीजन जो ये है, मैंने रैशनल दिया था कि इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में क्लियर एक साइकिल जो है सेल की साइकिल वो कंप्लीट हो चुकी है और बाई की साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। इसमें लगभग इसमें जो गिरावट स्टार्ट हुई थी अनिल जी वो लगभग 10 जून के करीब करीब हुई थी। तो 2 महीने का एक कंसोलिडेशन के डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है और एक क्लियरली शॉर्ट कवरिंग को पूरे 2 महीने का जो डाउन ट्रेंड है उसका एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। और इतना बढ़िया अगर पैटर्न के साथ अगर रिट्रेसमेंट अगर आ सकता है तो ये लेवल पे अनिल जी जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल होता है। बट जैसे आपने कहा ना कि कभी कभी ऐसा मूव देखने मिलता है इंफ्राटेल में, इसलिए फ्यूचर्स ने और ऑप्शन दिया है कि इन केस हम रॉन्ग हुए तो ज्यादा हमारा लॉस ना हो, बिकॉज हम मैक्सिमम लॉस ऑप्शंस के जरिए खाली प्रीमियम में होता है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त जय की तरफ से इंफ्राटेल खरीदने के। मुकाबला बड़ा तगड़ा चल रहा है सुमित जी का और जय का, बैक टू बैक। अब जय ने बिगुल बजाया तो सुमित जी भी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ, उनके लिए भी बिगुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी 710 का भाव चल रहा है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है BEML। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। लास्ट 3 महीने के स्टॉक ने हाई तोड़े हैं, इनफैक्ट अप्रैल के हाईस के ऊपर आ चुका है। स्टॉक यहां से बहुत बड़ी अपसाइड मूव देने को तैयार है। 740-750 रुपए तक का अपसाइड मूव BEML के अंदर देखने को मिल सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक, ये सारे डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो BEML जस्ट अभी मूव स्टार्ट किया है, तो ये स्टॉक यहां से अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। 740-750 के होंगे इमीडिएट टारगेट। जिन्होंने खरीदारी कर रखी है पोजीशंस को होल्ड करें, नीचे में 690 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 740 से 750 के टारगेट होंगे।
बिल्कुल और 700 के पार लंबे समय बाद निकला, काफ़ी लंबे समय बाद 700 के पार निकला है BEML का स्टॉक, और ये वाकई में बड़ी और इसीलिए मैंने, जैसे आप दोनों की कॉल आई थी कि मेरा काम तो ये है कि आप लोगों को डायरेक्शन दे देना कि भाई किधर मामला जा रहा है, अब उसके बाद स्टॉक ढूंढना आपका काम है, कहाँ से आप किधर किधर से ढूंढ के निकालें। एक और ऐसा ही स्टॉक ढूंढ के निकाला है कुणाल जी और राकेश जी ने बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हमारे वाले स्टॉक पे तो हमारी स्वाति जी की भी मोहर है और हमारा स्टॉक है BHEL, भेल पर हमारी खरीदारी की राय है, जहां पर एक बड़े दर्जे का पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है, तो BHEL को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, BEL हो गया, BEML हो गया और अब BHEL भी हो गया। तो BHEL में अनिल जी बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर पहले की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत है। यहां पर एक शैलो करेक्शन आया पिछले कुछ दिनों में, जो कि आज के ट्रेड में पूरा होता हुआ दिख रहा है। एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर डबल बॉटम पैटर्न बने हैं, ब्रेकआउट आया है, तो ये स्टॉक वापस से 44 के लेवल्स को हासिल करेगा। 44 तक जाने की पूरी संभावनाएं चार्ट पर नजर आती हैं। 37 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखना है। 42, 50 और 44 ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए BHEL को बाय करने की राय है। बिल्कुल, तो देख लीजिए डिफेंस और इससे जुड़े हुए किसी न किसी तरह के यही सारे शेयर चल रहे हैं, और अब भेल एक बचा था। अब काम शुरू होता है ज्यादा बड़ा। सुमित जी आपका सोच लीजिए, ये BDL, HAL और बाकी आपको जो कैश के स्टॉक समझ में आए जरा जल्दी से खंगाल दीजिए, पूरा एक्शन उधर ही शिफ्ट होने वाला है। देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, एक इशारा किया, देख लीजिए धड़ाधड़ स्टॉक आ रहे हैं। अब कैश के स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाइए, मूव करिए, चार्ट्स बनाइए, देखिए, ढूंढिए, और तब तक खबरें देख लेते हैं जो आ जाइए बाजार खुलने के बाद। संदीप ग्रोवर हमारे साथ है बताने के लिए। संदीप बताइए स्टॉक्स इन न्यूज। बिल्कुल सर, धन्यवाद। पहले तो ये जो कोर्ट का फैसला आया वो तो आपके सामने है ही, उसके अलावा कुछ नतीजे जो आए उसमें प्रिज्म जॉनसन, ये देखिए आप, मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। 51 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने 92 करोड़ रुपए का घाटा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। आय भी जो 1581 करोड़ थी वो घटकर 850 करोड़ रुपए के आसपास आ गई। वेंकीस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। नंबर्स हालांकि इतने अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। 62 करोड़ वाला मुनाफा घटकर 47 करोड़ हुआ, आय 905 करोड़ वाली 542 करोड़ हुई, लेकिन स्टॉक में आप देखिए बहुत स्टीप रिएक्शन देखने को मिला और अभी करीब 20% का सर्किट आपको नजर आएगा। सफारी इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक है जो कि मुनाफे से घाटे में आई कंपनी। 8 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने 19 करोड़ रुपए का घाटा इन्होंने पोस्ट किया है। 204 करोड़ वाली आय ऑलमोस्ट वाइप आउट होगी, 90% से ज्यादा। 20 करोड़ रुपए के आसपास की नेट सेल्स जो है वो इन्होंने इस बार क्लॉक की है, तो नंबर्स काफी खराब है। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज ये भी मुनाफे से घाटे में आई है। 12 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने 7 करोड़ का घाटा आया। जो आय 484 करोड़ थी वो घटकर 215 करोड़ रह गई है। टीवीएस श्रीचक्र एक और ऐसी कंपनी जिसके आप देखें मुनाफे से घाटे में आई है। 26 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने 37 करोड़ का घाटा आया है। कंसो आय आप देखेंगे 606 करोड़ थी, वो घटकर 202 करोड़ आ गई। तो आप देखें आधी से ज्यादा जो आय है वो वाइप आउट होती हुई दिखी है। और 65 करोड़ कामकाजी मुनाफे के मुकाबले 17 करोड़ का कामकाजी फ्रंट पे भी घाटा इस कंपनी ने पोस्ट किया है, तो बेहद खराब नंबर्स कहना चाहिए। कुछ खबरों में आयशर मोटर्स, इनकी एक सब्सिडरी है जो कि वॉल्वो ग्रुप के भारतीय कारोबार को खरीदेगी। बस कारोबार खरीदा गया है, 100 करोड़ रुपए में ये जो डील है वो पूरी की गई है। एलेम्बिक फार्मा की एक एंटी फंगल दवा है, उसको US FDA से एक सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। इनकी सब्सिडरी है जिसको ये मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और फार्मा स्पेस से ही कैडिला, यहाँ पे भी इनको US FDA से एक दवा को मंजूरी मिली है जिसका इलाज किडनी की बीमारी के इस्तेमाल में होता है, इलाज में होता है। मैं इसका नाम यहाँ पे भी अनिल जी नहीं ट्राई करूंगा। और एक हमारी एक्सक्लूसिव खबर है इंफ्रा स्टॉक्स को लेकर, यहाँ पे कुछ बड़ा ऐलान होता हुआ दिखा है कि ऐसी खबरें आ सकती हैं कि रोड सेक्टर से जुड़े हुए जो नियम हैं जो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की तैयारी सरकार करती हुई दिख रही है। खासतौर पर जो बोली की प्रक्रिया है उसमें कुछ चेंजेस होते हुए दिख सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं उसमें हो सकता है हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार कुछ बड़े बदलाव करती हुई दिखे, और उससे हो सकता है कि जो घरेलू इंफ्रा कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल सकता है। तो इससे इंफ्रा स्टॉक्स आज फोकस में है। और आखिर में वेदांता पे नजर रखिए। थोड़ी देर पहले सुनवाई हुई थी हिंदुस्तान जिंक वाले मामले पे। सरकार ने माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो हिंदुस्तान जिंक में रेजिडुअल स्टेक है, जो बाकी बचा हिस्सा है, वो बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। तो और वैसे भी इनके जो वकील है वेदांता के, उन्होंने भी ये ऑफर दिया है कि वो सरकार का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो खरीदने के लिए तैयार है। तो वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों आज फोकस में है।
तो ये है वो तमाम खबरें जिन पर आपको रखना है फोकस। लेकिन सुमित और जय के बीच जंग जारी, एक के बाद एक कॉल, जय का एक कॉल, सुमित का एक कॉल, जय का एक कॉल, सुमित का एक कॉल। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा उल्टा है, कॉल तो दोनों का है, लेकिन फोटो फिनिश में आगे निकले हैं सुमित, और सुमित का सुपर हिट पहले, उसके बाद आएगा जय का जैकपॉट। सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताइए, पहले मुस्कुराइए क्योंकि आप आगे निकले हैं, और इस मुस्कुराहट के बाद बताइए अपना स्टॉक। नहीं अनिल जी, पहले तो अनिल जी कोई कंपटीशन नहीं अनिल जी, ये स्टॉक्स बस रडार पे आ रहे हैं तो मैंने सोचा फटाफट दे दें, क्योंकि बहुत कम आजकल ऐसे मौके मिलते हैं देने के लिए। तो अनिल जी स्टॉक का भाव चल रहे हैं 490 492, स्टॉक का भाव चल रहे हैं 490 492, और स्टॉक इस बारी जो रडार पे आया है वो है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, जिसका सिंबल है गोदरेज एग्रो। ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि एक ब्रेकआउट है। पिछले 10-15 दिन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज मूव दिखाना शुरुआत किया है और ये जस्ट अभी ब्रेकआउट पे पकड़ा है, तो ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 500 का साइकोलॉजिकल लेवल जैसे ही निकलेगा, स्टॉक के अंदर एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 510 का होगा पहला टारगेट और 525 का होगा दूसरा टारगेट। गोदरेज एग्रोवेट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 480 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 510 से 525 तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आपको याद ही होगा कल इसी वक्त चेतन भूटानी ने एक स्टोरी की थी और उसने ये कहा था कि मालदीव्स को अंडे, शुगर और एक और कुछ चीज़ बताई थी, 3 चीज़ ये भेजी जा रही है। और कल उसके बाद वेंकीज ने थोड़ी तेज़ी दिखाई भी थी, लेकिन तेज़ी इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाई क्योंकि रिजल्ट आने बाकी थे। तो वेंकीज और गोदरेज एग्रोवेट दोनों के मूव्स को साथ साथ में पढ़िए और पकड़िए। अभी भी रिजल्ट आने के बाद, जैसा संदीप बता भी रहे थे कि गोदरेज वेंकीज 20% के ऊपरी सर्किट पर है, और कल मैंने वेंकीज पे जैन साहब से भी सवाल पूछा था, तो आप देखिए कल सुबह के शो में था शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और गोदरेज एग्रोवेट और वेंकीज दोनों एक साथ अगर आप दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से भागते हुए नजर आ रहे हैं। भागने की तैयारी में है एक और स्टॉक, और वो बता रहे हैं जय अपने जैकपॉट के साथ। बताइए अनिल जी, मेरा भी कैश सेगमेंट का ही कॉल है और वो है CSE पर। CSE पर मुझे एक क्लियर ब्रेकआउट देखने मिल रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न में से। 599 का अनिल जी ये रेट चल रहा है अभी, 579 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो पहला टारगेट बनकर आ रहा है वो 636 का है, 636 जो एग्जैक्टली उसका 200 डेमा है, और उसके ऊपर लगभग 680 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। बट पहला टारगेट 636 हो तो बहुत ही क्विकली अचीव होना चाहिए अनिल जी। क्लियर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ब्रेकआउट, उसकी जो एक सेल क्रॉसओवर या तो मैं कहूंगा कि एक बेयर साइकिल थी वो खत्म हो चुकी है। डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट्स पर ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम में है ये स्टॉक। और बेस्ट पार्ट ये है अनिल जी कि ये लगभग मैं कहूंगा कि स्टॉक अप्रैल महीने से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चले गया। मार्च में जो रिकवरी हमें देखने मिली, मार्च और अप्रैल में बहुत ही क्लासिक रिकवरी थी, एक 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर ये स्टॉक में देखने मिला। उसके बाद अनिल जी अप्रैल से लेकर अब तक ये स्टॉक में कहीं ना कहीं रेंज ही हमें देखने मिली है। जो मैंने ऊपर के लेवल्स आपको दिए 680 के, 680 से लेकर नीचे 540, ये रेंज में ये स्टॉक ने ट्रेड किया है और लगभग इतने महीने निकल गए। मैं कहूँगा कि अब ये स्टॉक का कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है और लोअर एंड ऑफ द रेंज से अनिल जी ये स्टॉक ने भी रिवर्सल दिया है। तो फिर से एटलीस्ट कुछ नहीं तो बहुत बड़ी तेजी नहीं तो अपर एंड ऑफ द रेंज तक तो जाएगा। बड़ी कोई मंदी तो नहीं लग रही, और इसका मोमेंटम की साइकिल भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है 636 ये पहला टारगेट इजीली अचीव होना चाहिए, 200 डेमा का है, और अगर वो पार कर गया तो 680 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। 579 का स्टॉप लॉस रहेगा। नजर रखिए CESE पावर स्टॉक्स में आज शानदार तेजी है। टाटा पावर एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है वहां पर CESE में भी आप अच्छी गेंस अब आते हुए देख रहे हैं, 4% ऊपर है ये स्टॉक। पर कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल देते हैं। नतीजों की लिस्ट अभी भी बाकी है। गेल गैस अथॉरिटी के आ गए हैं, पर और 5 निफ्टी के नतीजे आने वाले हैं। हीरो मोटो कैसे रह सकते हैं, इसके नतीजे जानते हैं कुशल के साथ। बताइए कुशल। बिल्कुल दीपांशु, देखिए नंबर्स जो हैं वो तो कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि अप्रैल महीना जो था वो एक कंप्लीट वॉश आउट था वॉल्यूम्स के लिहाज से, और इसका जो इम्पैक्ट आप कुल वॉल्यूम देखेंगे तो अप्रैल से जून की तिमाही में करीब 70% गिरता हुआ नजर आया, और उसका जो असर है वो आपको इनकी आय पर देखने को मिलेगा। करीब 66% की फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 2760 करोड़ की आय कंपनी पोस्ट कर सकती है। साथ ही अगर आप कंपनी की मार्जिन भी देखें दीपांशु, तो 14.5% से घटकर अब केवल 3.25-3.5% के मार्जिन से हम
एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डीप फॉल जो है आपको रेवेन्यू में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो वो भी लगभग साफ होता हुआ नजर आ सकता है। 1250 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल और इस बारी केवल 50 करोड़ का मुनाफा ही कंपनी जो है घोषित कर पाएगी, यानी कि 96% की गिरावट हम मुनाफे में भी मानकर चल रहे हैं। अब देखना अब काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद किस हिसाब से डिमांड रिकवरी आई है, खासकर इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा है और ग्रामीण इलाकों में जिस हिसाब से डिमांड आ रही है वो आगे सस्टेनेबल रहता है या नहीं रहता है, ये मैनेजमेंट से जानना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल नजर रखते हैं किस तरह के नंबर्स आते हैं, मोर इम्पोर्टेंटली कमेंट्री क्या रहेगी। पर 2:30 बज गए हैं, समय है जानने का कि अनिल जी की इस समय बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, थोड़ा सुस्त कारोबार हो रहा है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। ऐसी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। डाउ फ्यूचर्स हल्की सी गिरावट दिखा रहे हैं सर, नास्डैक फ्यूचर्स भी एकदम सपाट है, मतलब ऑलमोस्ट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड हो रहा है। यूके के बाजार यहां पर थोड़ी चिंता है, आज 1% की गिरावट वहां पर आपको आती दिखेगी, पर बाकी जो जर्मनी और फ्रांस के बाजार हैं वहां पर हल्की सी गिरावट है। तो थोड़े सुस्त ग्लोबल क्यू जरूर दिख रहे हैं सर। हालांकि आज जो एशिया के बाजारों की क्लोजिंग हुई है वो काफी मजबूत हुई थी। हांगकांग एकदम सपाट क्लोज हुआ था और बाकी के एशिया के बाजार पॉजिटिव ही रहे थे। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, एक छोटी सी रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। बताइए क्या करना चाहिए सर एक्सपायरी से पहले। वैसे डेटा के हिसाब से देखें दीप, तो यही क्लोज हो जाना चाहिए अभी तुरंत 11,300 पर, मतलब 1 घंटे आगे ट्रेड ना भी और यहीं क्लोज हो जाए तो बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए क्या हो रहा है, 11,300 के पुट और कॉल पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है 55 लाख शेयरों के आसपास। पुट पे 53 लाख शेयर है, कॉल्स पे 55 लाख शेयर है। दोनों में आज ही 25-25 लाख शेयर। इसका मतलब क्या है, कोई तो एक समझदार आदमी ऐसा है जिसने 11,300 का पुट और कॉल एट द मनी दोनों ही बेचा है और बेच के वो 3:30 बजे का इंतजार कर रहा है कि यहीं पर क्लोज करा के दोनों तरफ की प्रीमियम एंजॉय करूंगा। ये साफ दिखा, बराबर ओपन इंटरेस्ट और पोजीशन भी दोनों बराबर। ऐसा आमतौर पर एक्सपायरी के दिन कम देखने को मिलता है। तो मतलब वो कहते हैं कि बिल्कुल वो आप मेजर करते तो वो जो है ना तराजू बिल्कुल बैलेंस बनी हुई है 11,300 पर। अच्छा, अब बैलेंस 100 पॉइंट दोनों तरफ बराबर है। 11,200 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 70 लाख शेयर, उसके नीचे जाएंगे नहीं। 11,300 आप 11,400 आप सोच सकते हैं 11,400 पे कितना ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी के आज ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शन में। पहली बार लंबे समय के बाद मैंने किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों का ओपन इंटरेस्ट देखा है। 1 करोड़ 7 लाख शेयर और आज ही 70 लाख शेयर जुड़े हैं। इसका मतलब ये कि कॉल राइटिंग थोड़ी ऊपर हुई है, तो ज्यादा संभावना ये है कि आप 11,400 की तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके पहले एक बैरियर और आ रहा है 11,350। तो 11,350 पे 66 लाख शेयर। तो दीप अभी जो संकेत बन रहे हैं उसको देखकर ये लग रहा है 11,270 से 11,300 इस रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए। सुबह जो हम बात कर रहे थे 11,300 से 11,320-25 की रेंज में, उसके बजाय हल्का सा नीचे एक्सपायरी के संकेत आ रहे हैं। या फिर अगर 50 पॉइंट की रेंज आप मुझे अलाउ करें तो 11,270 11,320-25 इस रेंज में कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। तो एक्सपायरी के दिन अब और बचे हुए समय में फायरवर्क्स लग नहीं रहे। तो जो बड़े शूरवीर है, जिनको हिम्मत है, वैसे करना नहीं चाहिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, हिम्मत जिनको है वही खाली एट द मनी ऑप्शन बेचे, जिन्होंने बेचा है या जो बेचेंगे उनको पैसा बनेगा। लेकिन अब 11,300 पे 1 घंटे में एट द मनी ऑप्शन आप बेचते भी है तो प्रीमियम कितनी मिलेगी, मुश्किल से 50-60 पॉइंट की रिस्क आपकी अनलिमिटेड हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि कुछ ट्रेड ना करें। लगभग इन्हीं के आसपास 15-20 पॉइंट ऊपर या 15-20 पॉइंट नीचे एक्सपायरी होने के चांस आपको निफ्टी में नजर आ रहे हैं। डेटा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़े बने हैं, लेकिन हैं बैलेंस्ड एकदम। अब आइए बैंक निफ्टी 22,000 के नीचे नहीं होगी, 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। 22,500 के ऊपर भी नहीं होगी, 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में हाईएस्ट है और आज दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। इस वक्त जो डेटा बता रहे हैं वो ये कि बैंक निफ्टी के लिए 22,300 पार करना बहुत जरूरी है। अगर बैंक निफ्टी 22,300 पार नहीं कर पाता तो समस्या है, क्योंकि 22,300 पर 17 लाख शेयर हैं। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी एक्सपायरी नीचे की तरफ के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। बेस्ट केस ये है कि बैंक निफ्टी 22,200 22,225 जहां पर अभी है, यहां पर भी एक्सपायरी हो जाए तो बैंक निफ्टी के लिए अपने आप में ये एक अचीवमेंट है। अदरवाइज बैंक निफ्टी आपके लिए नीचे की तरफ संकेत दे सकता है एक्सपायरी के दिन थोड़े, और वो 22,075 22,100 तक भी आ सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहता हूं दीप, बैंक निफ्टी जो 52 पॉइंट की प्रीमियम पर था सुबह,
अब 18 पॉइंट के डिस्काउंट में, यानी कि 70 पॉइंट का नुकसान हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में दबाकर शॉर्ट बने, निफ्टी में बने लेकिन उतने ज़्यादा नहीं। बैंक निफ्टी में सरप्राइजिंगली शॉर्ट्स आज ज़्यादा बनते हुए दिखे। तो एक्सपायरी में अब आखिरी 1 घंटे में बड़ा उछाल आएगा, इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। तो इन्हीं लेवल के आसपास या थोड़ा सा हल्का सा नीचे ये संभावना ज़्यादा दिख रही है। फिलहाल डेटा देखकर तो ये नज़र आ रहा है। तो 11,300 यानी कि 30 पॉइंट नीचे तक 11,270, 25 पॉइंट ऊपर 11,325 ये निफ्टी की एक्सपायरी रेंज होगी। बैंक निफ्टी की बेस्ट केस सिनेरियो 22,225, 22,250, अदरवाइज फिसल गए तो 22,075, 22,100 के आसपास ये आपके लिए लेवल है। तो इसलिए अब बड़ा मूव चूंकि नहीं दिख रहा है, ट्रेड आखिरी 1 घंटे के लिए लेने की राय नहीं है। बिल्कुल, तो स्प्रेड अब आखिरी 1 घंटे के लिए राय लेने की नहीं है और बड़ी मूव भी नहीं आनी चाहिए यहाँ से बाजार में। इन लेवल से यहाँ से थोड़े नीचे वहीं पर आपको एक्सपायरी होती दिखेगी। एक छोटी सी ही रेंज में आज ट्रेड होते हुए दिखा है। फिलहाल अभी बैंक निफ्टी पर हल्की सी बिकवाली आई है। 2 स्टॉक्स जिनके नतीजे भी अभी आए, जब अनिल जी हमसे बात कर रहे थे, पीपीएपी ऑटो जिस पर सिटी साहब की रिकमेंडेशन थी, सारे टारगेट्स भी वहां पर आपको आते हुए दिखे हैं। मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी और आय में भी हमने गिरावट देखी है। और भारत बिजली यहां पर भी मुनाफे से ही घाटे में आई है कंपनी। कुणाल जी, पीपीएपी ऑटो अच्छा रन रहा है, क्या ये अब मुनाफा बुक करने का समय है? चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहे हो? और भारत बिजली अगर आप ट्रैक करते हैं सर, तो वहां पर भी कोई राय? देखिए, पीपीएपी में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी तेजी आई है और तेजी आने के बाद कुछ कंसोलिडेशन होना लाजमी है। तो मुझे लगता है अब ये कंसोलिडेशन के दौर में जाएगा। तो जिनके पास भी पोजीशन है, अगर एक बार मुनाफा वसूल ले तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। ये स्टॉक जब 220 के नीचे जाएगा तब ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप होल्ड करना चाहें तो 220 का स्टॉप लॉस रख करके होल्ड भी कर सकते हैं। तेजी बनेगी अब दोबारा से, जब 245 का लेवल पार होगा तो 220, 245 ये 2 लेवल्स वॉच करने चाहिए। रहा सवाल भारत बिजली का, तो इसके चार्ट में भी कोई खास मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है दीपांशु। मुझे एक सीमित दायरे का कारोबार यहां पर भी नजर आ रहा है। तो मेरी राय में इसको अवॉइड करें, उतना ज्यादा लिक्विड भी काउंटर नहीं। अवॉइड करें भारत बिजली और पीपीएपी ऑटो। यहाँ पर सेठी साहब की कन्विक्शन रही है और आपने अच्छी मूव्स भी आते हुए देखी हैं। अब वहां पर मुनाफा बुक करने का टाइम आ गया है। संदीप जैन साहब भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। जैन साहब, अमृतांजन, मेरे को याद है इस स्टॉक को आपने पिछले हफ्ते 3 तारीख को रेकमेंड किया था। वहां से देखें तो स्टॉक में 20% से ज्यादा की तेजी आ गई है और आज नतीजों के बाद स्टॉक में और बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। 5-6% ऊपर है। कोई फ्रेश कॉल अमृतांजन पर किसी ने लिया है तो मुनाफा बुक करना चाहिए, या फिर अगर नहीं लिया है तो एंट्री करनी चाहिए? इस लॉकडाउन के दौरान कम से कम मैंने 2-3 बार ये स्टॉक रेकमेंड कर दिया है। और अब तो मुझे क्या, कई बार ऐसा होता है ना कि बार बार सेम नाम लेते तो खुद को ही थोड़ी शर्म आने लग जाती है। तो वो अमृतांजन वैसा ही कैटेगरी का स्टॉक और बहुत बोर कर करके चलता है। बीच में जैसे वो बाम की तरह चलता, धीरे धीरे वो माहौल बनाता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि अमृतांजन नीचे आने पे ही लेना चाहिए। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करके भी रख सकते हैं और थोड़ा प्रॉफिट बुक भी कर ले तो कोई बुराई नहीं है। बट साथ में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत का जो डिमांड है, भारत के कंजम्पशन की मैं अगर बात करूं, मतलब रूरल इंडिया की, उसका ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। क्योंकि ये बाम के अलावा और जो पेन रिलीवर प्रोडक्ट्स और इनमें काफी इनोवेशन के साथ आए हुए हैं। दूसरा, ये लोग सैनिटरी नैपकिन्स भी बनाते हैं। तो रूरल इंडिया में इस प्रोडक्ट की बहुत बड़ी डिमांड आने वाले दिनों में आ सकती है। क्योंकि ये थोड़े जो एमएनसी कंपनीज है उनके जो प्रोडक्ट्स है उनके सामने काफी सस्ते लेवल पे ये लोग लाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक और भी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो नीचे आने पे लेने की कोशिश करें। और मेरा जो लेवल रहता है, जनरली मैं 360-70 से लेकर 400 की रेंज में जब ये स्टॉक रहता है तब रेकमेंड करते हैं। फिर ऊपर ये 470, 80, 90 जाता तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक ऐसा एक रेंज बाउंड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ये तो पक्का है कि ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा। यहाँ से वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे कोई बहुत ज्यादा महंगा अभी भी नहीं लगता। जैन साहब, एक चीज बताइए, लोग इतनी बाम लगाते हैं क्या? मतलब इतना सरदर्द होता है? अमृतांजन की बाम इतनी चलती है? अनिल जी, मस्ती की पाठशाला कल आज नहीं है। अनिल जी देखिए, हाँ, ये बात तो सही। वैसे एक चीज है, अगर आप जी बिजनेस देखते रहे तो अमृतांजन के प्रोडक्ट्स यूज करने ना पड़े, कम से कम बाम तो यूज ना करना पड़े। हमारा प्रोडक्ट देख के सर दर्द तो नहीं होगा। हाँ,
कभी कभी ये हो सकता है कि हंसते हंसते थोड़े जबड़ों में दर्द होने लगे, वो एक संभावना हमेशा रहती है। जी कुणाल जी, कुछ कह रहे हैं आप जी? अनिल जी, मैं भी यही कह रहा था कि भाई देखिए, अगर जी बिजनेस देखेंगे तो अमृतांजन का प्रोडक्ट कम इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जी बिजनेस नहीं देख रहे हैं अनिल जी। चलिए, बढ़िया है, देर आए दुरुस्त आए, जब आए जो आए सबका स्वागत है, चाहे वो दर्शक हो, चाहे एक्सपर्ट्स हो, और चाहे हमारी टीम में जो भी शामिल होना चाहे उन सबका। मतलब बड़ी पॉजिटिव, एनर्जेटिक, दमदार यंग टीम है हमारी। तो जो पेशेंट के लिए काम करना चाहते हैं उनका सबका स्वागत है, जो पैसों के लिए काम करना चाहते हैं उनके लिए दुनिया में बहुत सारे और अच्छे अच्छे प्रोफेशन हैं हमारे मीडिया से, वो वहाँ ट्राई करें। जिनको पेशेंट के लिए काम करना है उनका जी बिजनेस में हमारी टीम में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, तो चलिए, ये है आपके लिए दमदार ट्रेड आपकी जैन साहब की तरफ से अमृतांजन पर आता हुआ। नीचे में थोड़ा करेक्शन हो जाए तब करें। अच्छा जैन साहब, इससे याद आया, आपका सुबह वाला केना मेटल तो कमाल करता दिख रहा है, अब भी 11-12% ऊपर है। अब प्रॉब्लम ये कि आपके बोलते ही स्टॉक भाग जाता है। सेम हाल सेठी साहब का है। सेठी साहब जब तक टारगेट देते तब तक तो टारगेट के पार निकल जाता। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप और सेठी साहब कोई टारगेट छोटे छोटे दे रहे हो, टारगेट भी भरपूर बड़े बड़े, एकदम बढ़िया। तो क्या करना चाहिए अब सर, ये बताइए। देखिए, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना चलेगा ये स्टॉक, क्योंकि एक तो कई बार क्या होता है अनिल जी, 400-500 करोड़ की कंपनी होती है, वहां पे मूव आ जाए 15-20% समझ में आता है, 30% 40% भी आता है। बट ये कंपनी भी 1700-1800 करोड़ की कंपनी थी और एमएनसी कंपनी है। और जनरली क्या होता है कि ये टाइप के स्टॉक्स में एक तो 75% तो प्रोमोटर की स्टेक होती है, एफआईआई डीआई स्ट्रॉन्ग हैंड्स लेके रखते हैं, तो जो लिक्विडिटी रहती है और जो जनरली जो बाजार में जो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, फ्लोटिंग स्टॉक। तो ये भी एक रीजन है कि इसकी वजह से बहुत बड़ी चाल आती है। और मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, जो मशीन टूल्स वाले, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां, ये अंडर परफॉर्मर है। मुझे सबसे बढ़िया चीज यही लग रही है और ये आने वाले दिनों में अनिल जी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सबसे बढ़िया बात, एक तो डाउनसाइड रिस्क नहीं है पूरे मार्केट के साथ। मतलब मैं अगर जेएसपीएल का भी भाव देख रहा था, आई एम रियली सरप्राइज कि मैं कितना गलत पड़ा हूं जेएसपीएल में। मैं 60-70 रुपए, 100 रुपए में कोई लोग पूछते थे तो मैं रेकमेंड नहीं करता था, और मेरे को एक्चुअली नहीं अच्छा लगता तो नहीं लगता, और मैं नहीं बोलता था उसके बारे में और हमेशा अवॉइड की राय देता था। और आज वो 200 रुपए के ऊपर है। तो ऐसा नहीं है स्टॉक सारे चल रहे, बट ये स्टॉक्स जब चलेंगे तो ये हाथ में 27-28 का पी मल्टीपल मुझे वाकई में बहुत सस्ता लगता है, क्योंकि जो पेडिग्री और जो हिस्ट्री इस कंपनी की है, ये लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं अनिल जी जो कि दुनिया के लिए एक इन्वेंशन है, एक नीड इन्होंने पूरी फुलफिल की है। टूल्स बनाते हैं और जो कि टंगस्टन और ये सब जो एक बहुत बड़े मेटलर्जिस्ट थे उनकी फाउंडेड कंपनी है। तो मुझे बहुत जबरदस्त लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में। और भी यहाँ से टारगेट तो मैंने 850 का दिया था, 920 का दिया है, बट ये स्टॉक्स 2-3 सालों में, हर 3 साल 4 साल एक बहुत बड़ी साइकिल आती है इनमें और बहुत बड़े मूव देते हैं। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त केना मेटल पर। आइए, नितिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं निफ्टी पर अचूक निशाना लगाने के लिए। उससे पहले हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए कल होने वाले आरबीआई बैठक का एजेंडा। आरबीआई की बोर्ड बैठक है, क्रेडिट पॉलिसी नहीं है, चिंता न करें, अभी आके गई है। बोर्ड बैठक में क्या होने वाला है, ब्रजेश बताइए, क्या है एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, सबसे अहम चीज़ ये है कि जो चूंकि रिजर्व बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, तो उसके बाद रिजर्व बैंक के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनको बोर्ड अप्रूव करेगा। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ होगी जिस पर सबकी नज़र है वो ये है कि सरकार को इस बार रिजर्व बैंक से डिविडेंड कितना मिलेगा। क्योंकि डिविडेंड आरबीआई से मिलने वाला इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सरकार ने जो बजट में एक अनुमान लगा रखा है कि बजट सरकारी बैंकों से और रिजर्व बैंक से तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिलने का सरकार ने अनुमान लगाया था फरवरी में जब बजट आया था। तो यही अहम होगा कि रिजर्व बैंक से कितना डिविडेंड जो है वो मिलने वाला है। पिछले साल जो है करीब 2.25 लाख करोड़ का एक्सेप्शनल कहें तो डिविडेंड मिला था, जो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि रकम शायद उतनी बड़ी नहीं होगी। उसके पीछे की वजह यह है कि रिजर्व बैंक की जो बैलेंस शीट है उसका साइज भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। पिछले साल करीब 41 लाख करोड़ की बैलेंस शीट थी, इस साल माना जा रहा है कि करीब 55 लाख करोड़ के आसपास की बैलेंस शीट हो सकती है। तो बैलेंस शीट जब बढ़ती है तो जो बिमल जालान समिति थी उसका जो फार्मूला था कि 5.5 से 6.5% के बीच में आपको एक तरह का बफर रखना पड़ेगा। तो वो बफर मेंटेन करने के लिए अगर 5.5% का जो मिनिमम लेवल है उसी को ही अगर मेंटेन करना है रिजर्व बैंक को इस साल जो बैलेंस शीट की साइज पे,
तो उस आधार पर भी करीब 65,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उनको पूंजी रखना पड़ेगा। यानी वो रकम उनको जो है बना उस लेवल को बनाए रखने के लिए रखना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि डिविडेंड जो इस साल मिलेगा रिजर्व बैंक से सरकार को, वो कम हो सकता है। अब डिविडेंड कम क्यों मिलेगा, इसके पीछे 3 वजह हैं। बैलेंस शीट का साइज क्यों बढ़ा है? पहला ये है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है या गोल्ड रिजर्व है रिजर्व बैंक का, वो पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ा है। दूसरी वजह यह है कि जो सरकारी बॉन्ड की होल्डिंग है रिजर्व बैंक के पास, वो बढ़ी है। और तीसरी वजह यह है कि जो बैंक हैं उनको रिजर्व बैंक ने काफी उधारी भी दी है। तो ये 3 अहम वजह हैं जिसकी वजह से बैलेंस शीट का साइज बढ़ा है, और इस वजह से रिजर्व बैंक को ज्यादा रकम निकाल कर रखना पड़ेगा अलग से कंटिजेंसी बफर के तौर पे, और इस वजह से जो डिविडेंड मिलने का अनुमान है वो घट सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए डिविडेंड कम रहेगा, ये संभावना दिखा रहे हैं। आइए लगाते हैं निफ्टी पर निशाना। निफ्टी के अचूक निशानेबाज नितिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके ठीक पीछे चंदन तापड़िया जी जुड़ने वाले, जो देंगे आपको बीटीएसटी के बेहतरीन ऑप्शन, और उनके साथ साथ विश्वेश जी यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ लाइन फोन अ फ्रेंड। विशेष अपनी एक पिक देना चाहते हैं कि विश्वेश जी हमारे शो में आज शेड्यूल नहीं है, लेकिन विश्वेश जी कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आ सकते हैं जब उनके पास कॉल आए। तो विश्वेश जी भी आने की तैयारी में। भसीन साहब का 2:50 का टाइम है, तो ढेर सारा एक्शन। सबसे पहले निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी, पहले तो आपका स्वागत है। अपडेट जो देना चाहें वो पहले देंगे या पहले कॉल देंगे, जो आपकी मर्जी हो, ये बताएं सर। जी अनिल जी, अपडेट में तो कुछ ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में सुबह प्रॉफिट बुक कर लिया था, निफ्टी की कॉल कर ली थी, उसमें भी पैसे आ रहे थे सुबह। बट अभी मैं नई कॉल आज के लिए दे रहा हूँ, जो आज की एक्सपायरी है, नेक्स्ट 45 मिनट्स में है। हम छोटा रिस्क पे ट्रेड कर सकते हैं। 11,300 की जो पुट ऑप्शन है वो 15 रुपए की है। 11,300 की पुट ऑप्शन आज एक्सपायरी वाली 15 रुपए की है। इसका स्टॉप लॉस हम 5 रुपए रखेंगे, यानी कि 10 रुपए का हम मैक्सिमम रिस्क ले रहे हैं। यानी अगर उल्टा गया तो 10 रुपए मेरा लॉस है, और इसका 40 रुपए का टारगेट आज का रखेंगे। एक्सपायरी मुझे लग रहा है कि 10,300 के नीचे आनी चाहिए, और एक करेक्शन बन सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए लो पे है और बैंक निफ्टी टूट रही है। अभी तक निफ्टी में गिरावट उतनी नहीं बनी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 30-40 पॉइंट निफ्टी में गिरावट बन सकती है। तो 10 रुपए का केवल हम रिस्क लेते हैं, और 30 रुपए का ऊपर का प्रॉफिट पोटेंशियल है, तो 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो हम ये पुट ऑप्शन ले रहे हैं। इसका टारगेट हम 35-40 अगर हमें मिलेगा तो हम बुक कर लेंगे। ओके, 35-40 के रेंज में बुक करें और 5 रुपए का लगाएं, तो मैक्सिमम रिस्क 10 रुपए की। आज काम हो जाएगा, आज की एक्सपायरी का है। तो नितिन जी की तरफ से राय एकदम साफ है ऑप्शंस खरीदने की, निफ्टी का पुट ऑप्शन। नितिन जी, एक ही है या और कुछ बैंक निफ्टी वगैरह कुछ नहीं ना? एक ही अनिल जी, एक ही है। परफेक्ट, ठीक है सर। तो ये है नितिन जी की तरफ से राय आपके लिए। आइए अब चंदन तापड़िया साहब हमारे साथ हैं। वक्त है छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। चंदन जी बताइए सर। जी नमस्कार अनिल जी। देखिए, बाजार में सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो पहला ट्रेड यहाँ पे टाटा मोटर्स पे रहेगा। देखिए, टाटा मोटर्स और पूरे ऑटो सेगमेंट में अच्छा खासा मोमेंटम है, और काफी महीनों के बाद में टाटा मोटर्स ने अपना 115-20 का हर्डल निकाल के और मोमेंटम स्टार्ट किया है। इस काउंटर में ऑप्शंस का पूरा सेटअप चेंज हो चुका है, जो ऊपर में इस काउंटर को 140 तक लेके जाएगा। तो 130 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 6 रुपए के आसपास चल रहा है। 3 रुपए का स्टॉप लॉस, और हमारा मानना है कि ये कॉल डबल होके 12 रुपए तक जाना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। टाटा मोटर्स का 130 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए, 6 रुपए में 3 का स्टॉप लॉस और 12 का टारगेट। 5%, 4% मजबूत है शेयर। चंदन जी, दूसरा ऑप्शन? जी, दूसरा टाटा कंज्यूमर रहेगा। काफी फेवरेट काउंटर है हमारा, और लगातार ऑलमोस्ट हर लेवल पर रिकमेंड कर रहे हैं, और मानना है कि अभी भी 555-570 तक के लेवल बनने चाहिए। इस हिसाब से काउंटर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद में वीकली में लगातार 2 वीक से मोमेंटम है। 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद मूव स्टार्ट हुआ है, और लगभग 22 से 25% के ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अप मूव बनना चाहिए। तो 540 की कॉल लेने की सलाह दे रहे हैं, जो 15 रुपए में चल रही है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और ये कॉल 25 रुपए तक होनी चाहिए।
₹25 तक जाएगा। ये टाटा कंज्यूमर का कॉल ऑप्शन, ये कौन सा वाला कॉल ऑप्शन है चंदन जी? जी, टाटा कंज्यूमर का 540 का कॉल, इमीडिएट एटीएम वाला 540। ओके, तो दोनों ही टाटा के स्टॉक्स पसंद है चंदन जी को। 130 वाला कॉल ऑप्शन टाटा मोटर्स का खरीदे, 540 वाला टाटा कंज्यूमर का खरीदे। चंदन जी आ गए मुंबई के, अभी भी बीकानेर में ही है? जी, अभी वहीं पे ही है और अब हम अनलॉकडाउन के फेज है, तो बस वापस आपसे मिलने की तैयारी में है। अरे वाह, मुझे थोड़ी थोड़ी आपसे जलन हो रही है, इतना टाइम आप राजस्थान में रहते हो, मुझे मौका नहीं मिलता। बट एनीवे एंजॉय कीजिए, बीकानेर तो जगह ही ऐसी है कि आप जितना रहना चाहें आराम से रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, जल्दी जब आप आएंगे मुंबई तो आपसे होगी मुलाकात स्टूडियो में। फिलहाल चंदन जी की तरफ से टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर दोनों ही कॉल ऑप्शन खरीदने की राय आती हुई दिख रही है। बसिन साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ विश्वेश जी भी जुड़ने की तैयारी में। हम दोनों से कॉल लेंगे, लेकिन उससे पहले दीप एक बार जल्दी से आप गोदरेज इंडस्ट्रीज के नतीजे बता दें। गोदरेज इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आए और कुणाल जी चार्ट तैयार कर ले, दीप आपको नतीजे बता रहे हैं। बिल्कुल, मुनाफे में कटौती हमने देखी है, 178 करोड़ से घटकर मुनाफा आया है 106 करोड़ रुपए का। आय की भी बात करें तो 2845 करोड़ से घटकर आय आई है 1980 करोड़ की। तो लॉकडाउन का इफेक्ट इन्हें भी हुआ है। कई सारी गोदरेज ग्रुप की कंपनीज में इनकी होल्डिंग है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग का भी कारोबार है, पर स्टॉक पे अब स्पाइक आते हुए देख रहे हैं। कुणाल जी, 391, 390 पर है गोदरेज इंडस्ट्रीज, क्या रहा है सर? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है दीपांशु। एक रेजिस्टेंस जरूर मुझे नजर आती है 393 394 के आसपास, जो कि आज का डे हाई है। और जैसे ही देखिए ये लेवल्स क्रॉस हो जाएंगे तो मुझे लगता है वापस से 415 420 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, निचले स्तरों पर एक सॉसर पैटर्न बना हुआ है। तो मेरी राय में गोदरेज इंडस्ट्रीज निचले स्तरों पर बाय करना चाहिए, या फिर बाय करें जब ये 394 के लेवल्स को पार कर ले तो 394 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय है। 394 के ऊपर है खरीदारी करने की राय इस वक्त गोदरेज इंडस्ट्रीज पर। बसिन साहब है तैयार बिगुल के साथ, आइए लेते हैं उनकी बीटीएसटी की दमदार पिक्स। स्वागत है सर आपका, एक बार फिर से बताएं सर, अपडेट अगर देना चाहें तो, और अदरवाइज आपकी पिक्स सर नहीं बीटीएसटी के तौर पर। सर अपडेट तो आपको 90 में दिलाया था, पीएफसी 95 हो गया, तो जिसने लिया है वो प्रॉफिट बुक करे। क्या बात है, 5% जी, 5% आधे 40 मिनट में आ गया, और बोलिए ये होती है कमाई। अमेजिंग अमेजिंग, सीएनबीसी एकदम जबरदस्त। मैं वही सोचा था कि अभी तो बोला था आपने, जी बिजनेस के साथ बने रहिए और अनिल जी के साथ, और पैसा ही कमाइए। अच्छा, आज की पिक है सर बसिन साहब के साथ टाटा मोटर है सर 29 साढ़े 29, ये लीजिए 27.25 का टारगेट, 140 स्टॉप लॉस 140 का टारगेट। ओके, बस यही है सर, टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय। ओके सर, परफेक्ट। और टाटा मोटर्स खरीदने की राय है बसिन साहब की तरफ से, यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। अभी चंदन जी भी कह रहे थे खरीदारी करके चलें टाटा मोटर्स, बसिन साहब कह रहे हैं 129-129.50 के आसपास आए तब लीजिए, 127.50 का लगाइए स्टॉप लॉस, 140 के टारगेट के लिए आपको करनी है तेजी। विश्वेश जी तैयार है, और विश्वेश जी अपनी विशेष स्पेशल अपीयरेंस होती है ना, वो फिल्मों में आती है गेस्ट अपीयरेंस, स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस नहीं बोलते उसको, हम भी आपको गेस्ट तो बोल नहीं सकते हैं, आप तो हमारे एक्सक्लूसिव पैनल के मेंबर हैं, तो आपके लिए स्पेशल अपीयरेंस विशेष विश्वेश के विशेष। आइए बिगुल। उसको वो केमियो भी बोलते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है विश्वेश जी, वैसे तो आप है ना, जिस तरह आप जैसे स्मार्ट लगते हो, आप तो कोई फिल्म भी कर लो ना तो सुपर हिट हो ही जाए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कभी चार्ट फार्ट जब तक आपके ठीक चल रहे हैं, बढ़िया एनालिसिस अच्छा हो रहा है, ठीक है, कभी आपको लगे कि थोड़े कॉल सही नहीं जा रहे तो आप फिल्मों का भी सोच लेना आराम से, आपको तो जबरदस्त सुपर हिट वहां भी होने वाले हैं। बताइए अभी आपकी सुपर हिट कॉल कौन सी है? सर इनफैक्ट ऐसा करते हैं कि बाजार से कमाने के बाद एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करते हैं, आप, मैं, जैन साहब, सब कुछ इन हाउस ही अवेलेबल है हमारा, और फिर पिक्चर बनाते हैं। और हीरो का रोल सर मैं ही लूंगा, और विलन आपको पता है कौन होना चाहिए। आशु जी से हम पैसे लेंगे विलेन बनने के भी, बिल्कुल।
ओके सर, पहले तो कुछ अपडेट दे दूं। देखिए, मैंने टाटा मोटर सर 112 में बाय दिया था जी, 130 का टारगेट था, वो हो गया है। आज सुबह मैंने टीवीएस मोटर 418 में बाय दिया था, 435 का टारगेट था, वो भी हो गया है, और जिस हिसाब से अभी मार्केट का मूड माहौल है, मुझे लग रहा है एक्सपायरी के चलते थोड़ा है। और सुबह सर मैंने बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे व्यू दिया था सर, वो गलत हो गया है। ऊपर से आज पता नहीं क्या न्यूज आई, 11:30 के आसपास, उसमें थोड़ा सा कट आया था। लेकिन अब मैं जो स्टॉक देने जा रहा हूँ सर, वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही लार्ज ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी सर ऑलमोस्ट 2 महीने का जो कंसोलिडेशन है वो ब्रेकआउट कर रहा है। 45 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ है, और ये वॉल्यूम लास्ट मेरे हिसाब से हुआ था 14 मई के आसपास, और वो स्टॉक 540 था, और फिर वहां से ऑलमोस्ट 10-15% चल गया था। तो मुझे लग रहा है गोदरेज सीपी में जिस हिसाब से मूव आया है, जिस हिसाब से 710 के ऊपर टिक रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे लार्ज मूव एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो गोदरेज सीपी खरीदना चाहिए। गोदरेज सीपी पे करंट लेवल पे 712-13 के आसपास खरीदी करिए। मुझे लगता है कि गोदरेज सीपी आने वाले एक वीक में यहाँ से एटलीस्ट 740-770 की ओर जा सकता है। तो 695 के स्टॉप लॉस, इनफैक्ट कंजर्वेटिव रखना है तो 700 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। गोदरेज सीपी खरीदिए। 740 और 770 ये 2 टारगेट के लिए गोदरेज सीपी खरीदने की राय होगी। क्या बात है, बड़ा तगड़ा ब्रेकआउट आपने भी पकड़ा। सुबह राजेश पालवे साहब भी 708 रुपए का भाव था, तब वो भी बड़े बुलिश हो रहे थे। वो भी बोलते थे 720-25 तो चुटकियों में आ जाएगा, और वहां पहुंचने की तैयारी में भी है। और विश्वेश जी ने भी ये ब्रेकआउट बड़ा तगड़ा पकड़ा है। गोदरेज ग्रुप के सारे शेयरों में तेजी बन रही है। आप देखिए, गोदरेज एग्रोवेट भी तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, और अभी अभी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसको बंसल जी हमारे गोदरेज सीपी बोलते थे, आजकल बंद कर दिया जब से मैंने बोलना शुरू किया, उसके बाद बड़ी तेजी यहाँ पर भी होती दिख रही है। क्या विश्वेश जी एक ही है या इसके अलावा और कुछ? अनिल जी, इसके सिवा अगर एक और स्टॉक खरीदना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज के दिन में LNT में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखा जा रहा है। LNT में 995 के ऊपर स्टेबल हो रहा है। तो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफेंस स्टॉक, भारत फोर्ज, BEL इनफैक्ट मैंने सर 80 रुपए के आसपास दिया, 115 का टारगेट, वो भी हो गया। मुझे लग रहा है LNT में कुछ लार्जर मूड माहौल बदल रहा है। क्लोज अबो 990 इज ओपनिंग अ गेट्स टू 1060-1070। तो LNT अगर करंट लेवल पे खरीदते हैं 990 के आसपास, छोटा सा 970 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है कि ऊपर में 1080-1090 तक जा सकता है। तो LNT इज अ प्रॉक्सी टू इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस की भी न्यूज चल रही है। तो मुझे लग रहा है सर LNT बहुत अच्छा लग रहा है। तो LNT और गोदरेज सीपी ये 2 मेरी ओर से खरीदाई। और सर एक और अपडेट, मैंने IDFC फर्स्ट बैंक दिया था उस दिन 29 रुपीज में, 32 का टारगेट था सर, 3175 हो गया। तो प्लीज वो भी एक टारगेट अचीव हो गया सर। ओके, वंडरफुल, क्या बात है। आपके टारगेट कौन से अचीव नहीं? एक आध कोई ऐसा नहीं होता, वो अलग बात है, बाकी तो सारे पहुंच ही जाते हैं। बैंक निफ्टी देखिए आपका 22,440 मार गया आज सुबह सुबह, और आराम से सबको बिना भगदड़ के प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला 22,400 के ऊपर। और क्या चाहिए? और लगातार आप पिछले 1,500 पॉइंट नीचे से 21,000 के लेवल के आसपास से लगातार विश्वेश जी बार लगातार बैंक निफ्टी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन विश्वेश जी, आपकी 2 बेहतरीन पिक्स दर्शकों के लिए। आइए सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक तो अपडेट है, मंडे के दिन PFC पे बाय हमने भी दिया था, उसका आज टारगेट अचीव हो रहा है, और स्टॉक पिछले 3 दिन से हर रोज ऊपर का मूव दिखा रहा है। तो ये तो था PFC का अपडेट, और अभी भी PFC मजबूत लगता है, 100 रुपए का लेवल छुएगा ऐसा लगता है। और अब जो स्टॉक रडार पे आया है वो है REC लिमिटेड। REC के अंदर भी अब धीरे धीरे करके ये मूव आ रहा है तेजी का, और अब ये स्टॉक यहाँ से ये भी रफ्तार पकड़ना चाहिए। 109-110 के आसपास REC अभी ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। REC के अंदर करे खरीदारी यहाँ पे CMB पे, नीचे पे लगाए 106-107 के आसपास का स्टॉप लॉस। जिस तरह से PFC में मूव आया है REC में भी आएगा, ये स्टॉक साथ साथ ही चलते हैं। तो REC के अंदर यहाँ से जो ऊपर में टारगेट दिख रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, वो 115 रुपए से लेके 118 रुपए तक के दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है, और आज जो मूव देखने को मिल रहा है इस पूरे सेक्टर के अंदर, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। बाय करे, 106-107 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 115 रुपए से लेके 118 रुपए तक का मूव 3 से 4 दिनों में REC में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए REC में खरीदारी करने की राय। आशु मदान साहब जुड़े, उससे पहले श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ हैं, और उनसे एक राय SRF पर लेना चाहता हूं। श्रीकांत जी, SRF में अभी भी बड़ा मूव आता दिखा है, 4,225 पर पहुंचा है, 1.5% मजबूत है। चार्ट्स में दम है क्या कुछ? या गुड आफ्टरनून अनिल जी। वैसे बिल्कुल काफ़ी दम है SRF में, क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई के नज़दीक आके कंसोलिडेट हो रहा है। पिछले 3 या 4 दिन से अगर आप देखेंगे तो 4,300 के आसपास, 4,200 के करीब ये
एक अपनी एक रेंज बना के कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ये 4300 के लेवल को क्रॉस करेगा उसके बाद फिर ये कंप्लीटली न्यू जोन रहेगा। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें क्योंकि काफ़ी लोअर बाउंड्री पे अवेलेबल है। 4200 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। 4150 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 4300 के, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा कॉल राइटिंग खड़ा है, और फिर 4400 के टारगेट्स रहेंगे। ग्रासिम के आ गए हैं रिजल्ट, आए 1940 करोड़। कुणाल जी तैयार हो जाएं, बिना कहीं आप ध्यान में रखिएगा। और ये है आपके लिए ग्रासिम में अन्य आय को छोड़ दीजिए, अन्य आय का कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सीधा आय और मुनाफे का आंकड़ा बताइए, कितना मुनाफा आया, कितना आया है। एक मुश्त घाटा 58 करोड़, ठीक है, लेकिन आपके लिए मुनाफे और मुनाफे और आय का आंकड़ा हम आपके सामने रख दें। ग्रासिम के रिजल्ट, मुनाफे से घाटे में आई कंपनी हो तो आजकल रोज की कहानी होगी, हर एक कंपनी मुनाफे से घाटे में ये आता हुआ दिख रहा है। 970 करोड़, आय 1940 करोड़, जी हाँ, और 270 करोड़ का घाटा है। 10 करोड़ का अनुमान था तो थोड़ा अनुमान से ज़्यादा घाटा है, लेकिन स्टॉक स्टेबल है 631 पर। कुणाल जी, चार्ट में कुछ दम है कि ये ऐसे ही रहेगा? अनिल जी, रेंज बाउंड ट्रेड है, इंट्राडे चार्ट बहुत वॉलेटाइल है। 636 के ऊपर ब्रेकआउट होगा 636, जो कि आज का डे हाई भी है। 636 के ऊपर बाय करना चाहिए। नीचे जब तक देखिए 626-25 के लेवल्स नहीं टूट जाते, कोई खास परेशानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि 10 रुपए के दायरे में एक सीमित कारोबार देखने को मिलेगा, अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करें, ये है आपके लिए राय। आइए, आशु जी तैयार है और आशु जी के लिए बिगुल, और उसके बाद श्रीकांत जी देंगे अपने BTST कॉल और शामिल हो रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में सेठी साहब भी अपनी बेहतरीन पिक्स के साथ। तो आशु सर, जल्दी से एक बार अपनी पिक दे दें सर। बिगुल सिंह बताएं आशु सर। अनिल जी, बहुत सारे अपडेट्स भी हैं, लेकिन उससे पहले पिक दे देता हूं। अनिल जी, मतलब हमने सब में कॉल दी हुई है, मतलब आज की कॉल बता रहा हूँ जो मैंने देखा कि आप सबने कवर कर लिया है। भेल लॉन्ग, L&T लॉन्ग, रिलायंस लॉन्ग और सब चीजें, लेकिन अनिल जी उसके अगेंस्ट हमने एक शॉर्ट कॉल दिया जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो है एक्सिस बैंक। अनिल जी, 449 का फ्यूचर का रेट चल रहा है एक्सिस बैंक, इसको शॉर्ट करना है सिर्फ 5 रुपए के स्टॉप लॉस से 455 रुपए के, और टारगेट है 435 रुपए का अगले 1-2 दिन का। सो अनिल जी, जितनी भी लॉन्ग पोजीशंस हैं उसके अगेंस्ट अगर हेज करना है तो एक्सिस बैंक को शॉर्ट करना है सिर्फ 5 रुपए के स्टॉप लॉस से, और बाकी सब चीजें अनिल जी जो लॉन्ग है वो कंटिन्यू रखनी है। अनिल जी जल्दी से अपडेट दे देता हूँ। 11350। आशु सर, एक मिनट सर, आप लाइन पे रहिए। आशु सर 1 मिनट लाइन पे रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ वापस आपसे अपडेट लेने के लिए। एक बार जल्दी से, इससे पहले कि भाव बदल जाए, मैं जल्दी से एक बार श्रीकांत जी के पिक ले लूँ, उसके बाद मैं आपसे अपडेट भी लूंगा। श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTST का। धन्यवाद। बताइए श्रीकांत सर। यस, चोलामंडलम फाइनेंस लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी एक कंसोलिडेशन रेंज थी, वो उसने क्रॉस कर ली है। बड़े वॉल्यूम के साथ अभी ऑलमोस्ट कुछ अच्छा गेनर है ये, लेकिन अगर आप इसके ओवरऑल पैटर्न को देखोगे तो 220 की जो कॉल राइटिंग थी उसको उसने क्लियर कर लिया है और विथ वेरी गुड वॉल्यूम से ऊपर जा रहा है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि 6% बढ़ने के बाद भी शायद ये जाते जाते 230 के करीब का क्लोज दे सकता है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें, 219 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 230 और 235 ये 2 टारगेट्स के लिए चोलामंडलम को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, 219 का स्टॉप लॉस, 230 235 के लिए आपको चोलामंडलम में करनी है खरीदारी। सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, उन्हें फोन फ्रेंड हम लाइफ लाइन यूज करके उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए बुला रहे हैं। तब तक आशुष जी से ले लेते हैं उनका अपडेट। बताएं सर। एक्सपायरी का ट्रेड था 350, जो सर एक्सपायरी का ट्रेड था 350 250, जिसका उम्मीद था कि 300 या 300 से नीचे की एक्सपायरी होनी चाहिए, वो ट्रेड प्रॉफिटेबल है। अनिल जी 2-3 दिन पहले क्यूमिंस का दिया था। क्यूमिंस बहुत पॉपुलर स्टॉक नहीं है लोगों का, लेकिन फिर भी उसमें आज बहुत अच्छी मूव आई है, उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्यूमिंस के अंदर। अनिल जी बंधन मंदी का सौदा था, वो बैंक में मंदी का चल रहा है, वो चल रहा है कंटिन्यूसली और वो अभी भी नीचे है। और अनिल जी एक HDFC लाइफ कल आपको मालूम है वो कुणाल जी की वजह से वो कर दिया था, वो प्यार की कीमत देनी पड़ी है, उसका भाव 602 रुपए आ गया है। और अनिल जी अगले हफ्ते में मुझे लगता है कि मार्केट में एक डिप आ सकता है, तो उसके लिए अनिल जी थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए और लॉन्ग शॉर्ट मिक्स रहना चाहिए, इसीलिए एक्सिस को आइडेंटिफाई किया सेल के लिए। बाकी जो सिक्लिकल्स हैं अनिल जी, L&T, भेल, ITC, ये सब लॉन्ग है अनिल जी।
अच्छा सर, आशीष सर एक चीज बताइए, अलर्ट कब रहना चाहिए, सावधान कब रहना चाहिए, डिप आने के पहले या डिप आने के वक्त या डिप आने के बाद? अनिल जी, डिप आने से पहले वो सिग्नल आ जाता है डिप आने का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस सिग्नल को मिस नहीं करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। अनिल जी, कुछ ना कुछ काफी सारे स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूव भी आई है, आप देखिए। और अनिल जी हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अनिल जी, ऑरो फार्मा पे। अनिल जी, ऑरो फार्मा कल कॉल दी थी, 885 तक सेफ था, वो ब्रीच कर चुका है। इसमें प्रॉब्लम ये आ गई है क्योंकि ये बैन में चला गया तो वो स्ट्राइक प्राइसेस चेंज नहीं हो पाई। तो अनिल जी, रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी इसमें एक बहुत बड़ा डिप आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ कर नहीं सकते। बैन में अगर जो स्प्रेड बनाया हुआ उसको होल्ड करना पड़ेगा। हम 885 तक सेफ है, उसके नीचे लॉस है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू अपडेट एवरीवन कि इसमें जो गिरावट हुई है ये अभी थोड़ा सा सबड्यूड रह सकता है, लेकिन उस स्प्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम यही है, मतलब डिप तो आना दूर है आशुतोष, डिप का अलर्ट भी नहीं आ रहा। चक्कर तो ये हो रहा है, अलर्ट भी थोड़ा सा आता है, दिन में वापस गड़बड़ हो जाता है, अलर्ट मतलब भाग जाता है। चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो अगले हफ्ते के लिए हम रहते हैं अलर्ट, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या कुछ होता है अगले हफ्ते। फिलहाल आज की एक्सपायरी पर फोकस करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेहतरीन पिक एक्सिस बैंक की। अगर आपको मंदी लग रही है या तेजी के सामने आपको हेज करना है तो एक्सिस बैंक शॉर्ट करने की राय है इस वक्त आशु मदान सर की तरफ से। आइए अब जय का जैकपॉट ले लेते हैं और उसके बाद सेठी साहब की पिक्स। बताएं जय। कैश सेगमेंट का ही कॉल है फिर से। भारत डायनामिक्स, बीडीएल, डिफेंस सारे अच्छे कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये भी करेगा ही। इनफैक्ट एचएएल और ये दोनों ही साथ में बहुत ही अच्छे चल रहे थे, बट अब एचएएल आगे भाग गया है, तो मैं कहूंगा मुझे ऐसा लग रहा है कि बीडीएल भी चलना ही चाहिए। 456 के आसपास है, स्टॉप लॉस रहेगा 444। अनिल जी, पहला इसका टारगेट जो बनकर आ रहा है वो है 475, 475 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 490। अग्रेसिव टारगेट से अनिल जी, बट इसको डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। भारत डायनामिक, इसका भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वेव 4 का करेक्शन खत्म हो चुका है, इंडिकेटर्स क्लियरली बाय क्रॉसओवर दे चुके हैं और हायर टॉप्स हायर बॉटम तो फिर से बनना स्टार्ट हो ही गया है अर्ली चार्ट्स में। सो मैं कहूंगा बीडीएल को भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए बीडीएल में खरीदारी करने की। 460 में बोल ही रहा था थोड़ी देर पहले कि अब बीडीएल एचएएल का नंबर है और ये चल गया। सेठी साहब जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक बार पीएफसी के रिजल्ट आए, रिजल्ट आपके सामने रखते हैं। आय 7,580 करोड़ से बढ़कर 8,700 करोड़ आय का आया है आंकड़ा, बेहतरीन। अभी थोड़ी देर पहले बसीन साहब ने खरीदारी की राय भी दी थी पीएफसी में, खुद आरईसी खरीदने की राय सुमित जी ने दी है और आप देखिए मुनाफा भी बढ़कर आया है। ऐसे माहौल में जब सबका मुनाफा घट रहा है, इनका बढ़ रहा है, तो सुमित जी आप ही को राय देनी है पीएफसी भी, क्योंकि आरईसी भी आपने दी तो इसका भाई पीएफसी। बताइए, 95 रुपए तो आ गया, रिजल्ट भी आ गया, आप प्रॉफिट बुक करें या रुकें? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें अनिल जी, क्योंकि स्टॉक चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट दिखा रहा है। अगर ये 95 के ऊपर सस्टेन करता है आज, तो 2-3 दिनों में ये 100 रुपए के लेवल छुएगा। जिस तरह का इसने पैटर्न फॉर्म किया है उसको देखते हुए लगता है कि ये 100 रुपए तक का मूव दिखाना चाहिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत कम परफॉर्म करते हैं और जब परफॉर्म करते हैं तो वन साइड चलते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और पोजीशंस को होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त पीएफसी पर। ओके, और अब वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। स्वागत है सेठी साहब आपका। सबसे पहले तो बताएं, पिक्स आपकी एक है अनेक है आज? अनिल जी, 2 पिक देना चाहूंगा। 2 पिक है, बाजार का मूड बहुत अच्छा है। अरे वाह, क्या बात है, मोर देन मेरे, वाह। तो 2 पिक दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए पहला स्टॉक बताएं, और अगर कोई आपको अपडेट देना है तो वो बताएं, नहीं तो सीधा पिक सर जी। नहीं अनिल जी, देखिए, एक तो जो स्टॉक्स अभी कैश मार्केट के अच्छा कर रहे हैं, कल मैंने फिलिप्स कार्बन के बारे में बात करी थी, 110 के लेवल पे, आज ऊपर में 124 का भाव था, अभी भी 121 है। और आज सुबह मैंने सुब्रोस ऑटो, इस कंपनी को 210 के लेवल पे रिकमेंड करा था, अभी 226 का लेवल है। तो सब स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, एंड होपफुली जो भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ढूंढते हैं तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टॉक्स अच्छा करेंगे, टारगेट अचीव करेंगे। जो आज का मेरा पहला स्टॉक है वो एक बेहतरीन फार्मा एमएनसी कंपनी है। कंपनी का नाम है ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा। इसकी पेरेंट ग्लोबल जो यूके बेस्ड ग्लेक्सो है वो है, जो कि ग्लोबल पावर हाउस है वैक्सीन बनाने की। ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। 30 वैक्सीन बनाती है जो कि 160 कंट्रीज में सप्लाई करती है। इनकी ऑलरेडी पाइपलाइन है 15 पोटेंशियल वैक्सीन की। और सबसे अच्छी बात है, इनके पास एक अलग सी पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है
जो कि कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से अलग है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है एडजुवेंट टेक्नोलॉजी। तो कोई भी जो कोरोना की वैक्सीन डेवलप करने में कोई भी कंपनी सफल होती है, भले ही वो सनोफी हो या एस्ट्राजेनेका हो या फाइजर हो, बट वो ग्लेक्सो को अल्टीमेटली उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 26%, जीरो डेट कंपनी, प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 75%, DII करीबन 14% ओन करते हैं। तो एक बेहतरीन स्टॉक है। इस स्टॉक में मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 1625 का टारगेट है और 1440 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्या बात है। ये वो स्टॉक है जिसको वो कहते हैं ना, हीरो मोटो का वो पहले ऐड आता था कि फिल इट फॉरगेट इट, बाय इट फॉरगेट इट। ये वैसा स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक बेहतरीन, जहां आप लेकर निश्चिंत होकर आराम से सो सकते हैं। ये बेहतरीन मजबूती वाला स्टॉक है। GSK फार्मा, ग्लेक्सो फार्मा। टारगेट क्या बताया सर आपने? 1625 का। 1625 के टारगेट के लिए यहां पर करनी है खरीदारी। आइए सेठी साहब का एक और स्टॉक हमें लेना है। और सेठी साहब दूसरा स्टॉक भी तैयार है आपका, बताएं सर दूसरा स्टॉक कौन सा है? बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है आज का वो भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। मैंने जब इसको आइडेंटिफाई करा था 130 के लेवल पे चल रहा था, अभी कुछ 137-38 हो चुका ऑलरेडी, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टॉक। एक वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16-17% का। ये कंपनी सिंथेटिक रबर और लेटेक्स बनाती है, जो कि आजकल ये जो ग्लव्स का जो चलन है कोरोना के माहौल में, वो ग्लव्स बनाने में काम आता है। बहुत ही शानदार कंपनी है। रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। डेट इक्विटी 0.17 का, पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर अराउंड 15% का। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, कोई भी प्लेज नहीं है। DII भी ओन करते हैं अराउंड 6 to 7%। इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 150 का टारगेट रहेगा। 150 के टारगेट के लिए, इमीडिएट टारगेट्स के लिए एप्कोटेक्स, ये है वो स्टॉक जो फंडामेंटली बेहद मजबूत है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है सेठी साहब की तरफ से। तो यहाँ पर भी 16% ऊपर कारोबार होता हुआ दिख रहा है एप्कोटेक्स। जरा इसके चार्ट पर एक बार मैं राय ले लूँ सुमित जी से भी। सुमित जी, आज कल के लिए टारगेट्स क्या रखे जाए, बताइए। अनिल जी, स्टॉक जैसे ही सेठी साहब लिया वैसे ही अच्छा मूव दिखाना हो गया है। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव ही देखने को मिलना चाहिए। यहाँ से 140 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ऊपर के अंदर 145 से 148 रुपए तक का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। आज एक बढ़िया बात है, स्टॉक ने 200 DMA लेवल भी तोड़ा है, तो आज की क्लोजिंग एक तो इंपॉर्टेंट है और ऊपर में 148 रुपए तक का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त एप्कोटेक्स पर आती हुई दिख रही है। तो ये दो बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। तैयार है श्रीकांत जी अपनी बेहतरीन पिक के साथ? तो श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTST का। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, ऑप्शन की रणनीति दे रहे हैं श्रीकांत जी। श्रीकांत जी बताएं सर। देखिए, वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से एक रेंज को नैरो करते जा रहा है। इसका बेसिक ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है और अगर इतनी रेंज को अगर ये नैरो कर रहा है तो इसमें से ब्रेकआउट हो सकता है। चूँकि काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है तो मुझे लगता है कि हम इसकी कॉल ऑप्शंस लेके चल सकते हैं। 2200 के कॉल में काफ़ी बड़ा कॉल राइटिंग खड़ा है, तो बेटर है कि हम 2180 के कॉल ऑप्शंस अगर मिलते हैं तो वो लेके चल सकते हैं। और तकरीबन कुछ ये अभी चल रहे हैं 2180 के कॉल्स है, लगभग एक रिलायंस के 2180 के कॉल है, कुछ 100 रुपए के करीब के है। और निकलवा देता हूं, चिंता न करें सर। जरा सुमित जी, अरे सर अपना इतना लंबा चौड़ा पैनल, आप श्रीकांत जी चिंता न करें, मेरी बात सुनिए। हमारे यहाँ पैनल में एक सिस्टम बहुत तगड़ा वाला है। सारे पैनलिस्ट है ना एक दूसरे से बहुत काम करवाते हैं। आशु जी 4 लोगों को काम बांटते थे, बाकी सब एक दूसरे को देते रहते हैं। सुमित जी जरा 2180 का रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉल ऑप्शन का भाव बताइए। सुमित जी बता रहे हैं जी। और तब तक हाँ श्रीकांत जी आप खरीदने के वो कैश वाले और वो सारे ले, जय भी बता सकते हैं। जय भी बहुत तेजी से तैयार होते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट देखिए कौन पहले बताता है, जरा जल्दी से देखते हैं। ओके 55 रुपए, चलो आ गया सर 55 रुपया, आगे बढ़िए बताइए। तो 55 रुपए के करीब अवेलेबल है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 25 रुपए का, क्योंकि रेंज नैरो हो गई है और ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। तो टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 100 और 120 के, और स्टॉप लॉस हमें रखना है 25 रुपए के करीब का।
रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदे 55 रुपए में, 2180 वाला 25 का स्टॉप लॉस, 100 से 120 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है श्रीकांत जी की तरफ से आती है। अरे रिलायंस को तो हम इतने दिनों भूल ही गए थे जैन साहब, मतलब अभी रिलायंस में क्या, मतलब क्या आगे क्या, ये बताइए। सही है अनिल जी, देखिए काफी महीनों से हर क्वार्टर, मतलब हर हफ्ते दर हफ्ते जब न्यूज में कोई स्टॉक इतना रह जाता है और रोज सुपर हिट दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद पिछले कुछ हफ्तों से जब सुस्ती आई है तो लगता है कि भूल गए हैं। बट ऐसा मुझे लगता है कि देखिए अभी रिटेल की स्टोरी है, जियो की लिस्टिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। सो और शॉर्ट सेलर्स तो जबरदस्त ट्रैप में आए हैं रिलायंस में इनफैक्ट, और कई दिनों से देखिए आप रिजल्ट्स भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए थे, बट फिर भी मार्केट इसको काफी अप्रिशिएट करता है स्टॉक को। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इन लेवल्स पे बाइंग करके ही चल सकते हैं, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं। मुझे लगता है कि 1850 1900 एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा, बाकी 2000 को भी जल्दी से तोड़ेगा ऐसा लगता नहीं है मुझे। और मुझे लगता है कि जो इनके न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस है वो और भी आगे परफॉर्म ही करेंगे। और रिटेल में तो देखिए फ्यूचर ग्रुप की भी बात चल रही है, इनकी और भी ऐसे इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से करेंगे, खूब कैश इनके पास पड़ा है और फिर वापस से कॉर्पोरेट एक्शन होगा, बच्चे और भी निकलेंगे कंपनी से। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफी न्यूज में रहेगा ये स्टॉक, और बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे तो काफी लिया ही, 800 900 1200 1500 हर लेवल पे मुझे मिलते हैं सवाल काफी। सो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक एंड बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त रिलायंस पर। वक्त है 3:10 हो चुके हैं, हाँ हो चुके हैं। जय ठक्कर है हमारे साथ, बिल्कुल है। वक्त है कैश का ऑप्शन का, जय के लिए भी गोल। बताएं जय। अनिल जी, बाजार आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, कहीं नहीं इधर ही रह जाएगा 11300 के आसपास, इनफैक्ट वहीं पे देखने मिल गया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज नहीं बट कल परसों हमें ये रेंज में से ब्रेकआउट देखने मिलेगा। 11350 11250 ये रेंज रही है 100 पॉइंट की। ये 100 पॉइंट की रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना चाहिए। इनफैक्ट जो हिसाब से सारी दिग्गज शेयर्स लाइक डिफेंस में L&T, पावर स्टॉक्स में PFC, अशोक लेलैंड, ये सारे हमने देखे, ऑटो, पावर, डिफेंस, सारी सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं जी। और इनफैक्ट एक रिलायंस है जिसपे मेरा एक ऑलरेडी रिकमेंडेशन ओपन है, 2160 का कॉल ऑप्शन मैंने 69 के करीब रेकमेंड किया था, 80 रुपए तक गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया रहेगा तो अच्छा है, अदरवाइज वो 65 66 के आसपास ही है। ये जो रेंज है जो श्रीकांत ने भी बताया, मैं सहमत हूँ बात से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अभी तक की ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रही है, बुलिश रही है। तो जनरली हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट देखने मिलता है। तो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा बहुत साइडवेज देखने मिला है मार्केट अनिल जी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर 11250 के लेवल्स ब्रेक हो जाते तो ये हम मानेंगे कि रिवर्सल हो गया है मार्केट, वहां से फिर हम पुट ऑप्शन या तो मंदी के कॉल भी देंगे। और जब तक वो नहीं होता, उसके नीचे बंद नहीं होता 11250, आई थिंक कॉल ऑप्शन लेकर ही जाना सही रहेगा। इसीलिए निफ्टी का 11350 का हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं, जो 79 के आसपास मिल रहा है अभी। अनिल जी पूरा हफ्ता है तो स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रख सकते हैं हम, करीब 31 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 79 पे मिल रहा है। पहला टारगेट जो इसका बनकर आ रहा है वो 120 रुपए का है, दूसरा टारगेट बन रहा है वो 135 का है। 120 135 के लिए 11350 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 79 के करीब, 31 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है निफ्टी में आपके खरीदारी करने की राय। 11350 का कॉल ऑप्शन अगले हफ्ते वाला खरीदिए, 80 रुपए में 31 का स्टॉप लॉस, 120 से 135 के लिए टारगेट के लिए। 10-11 स्टॉक है कुल मिला के जो बैन में है, 10 है 11 वो अभी बताएंगे हमें, 9 और 1 10 स्टॉक बैन में है। बाहर कौन निकलेगा, अंदर कौन आएगा, बताने की पूरी लिस्ट तैयार है आशीष के पास। आशीष चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं बैन से बेनिफिट बताने के लिए। आशीष जी बताइए, 10 स्टॉक हो गए अब आपके, क्या हाल क्या है, बाहर आने वाला कोई? बिल्कुल अनिल जी, 10 स्टॉक्स बैन में हैं और अब तो हाई टाइम है कि जो पोजीशन जिन्होंने रिड्यूस की थी एक्सचेंजेस ने, उसे फिर से रिव्यू करना चाहिए। सिर्फ एक औरबिंदो फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो नतीजों के बाद हो सकता है कि यहाँ पर बैन से बाहर निकलता हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशंस है वो काफ़ी कम हो चुकी हैं। एक थोड़ी सी माइन्यूट संभावना जो है कैनरा बैंक की आगे, क्योंकि अब बाजार बंद होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है,
लेकिन यहाँ पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है कैनरा बैंक की वो करीब 82% है, यानी ऑरबिंदो फार्मा और कैनरा बैंक ये दो स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी है बाहर आने की। तो खाली औरोबिंदो फार्मा आएगा बैंक से बाहर, और कैनरा बैंक और सेंचुरी टेक्सटाइल एकदम बॉर्डर पे है, और औरोबिंदो फार्मा तो पक्का है। मेरे ख्याल से कैनरा बैंक सेंचुरी भी आ जाएंगे। अच्छा ये बताइए एंट्री किसकी होगी? जी एंट्री में अशोक लेलैंड मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़कर 111% होगी, यानी निश्चित है ये भी बैन में आते हुए नजर आएगा। बीएचईएल में भी तेजी देखी जा रही है, यहाँ पर जो ओपन मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो 103% है, ये भी आएगा। और मनप्पुरम फाइनेंस ये आज फिर प्रयास कर रहा है लेकिन इसका डाउटफुल है। अंदर एंट्री में अगर आप देखें तो अशोक लेलैंड और बीएचईएल पक्के नजर आ रहे हैं। हाँ ये तो 100% के ऊपर होगा, आना पक्का ही है। अशोक लेलैंड रिजल्ट के बाद दौड़ लगा रहा है, भेल वैसे ही लगा रहा है, सबको लग रहा है कि 15 अगस्त भेल के लिए बनाया जा रहा है, तो उस हिसाब से सब तेजी हो ही रही है। डिफेंस और भारत से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, ये है आपके लिए बैंक से बेनिफिट पर राय आशीष की तरफ से आती हुई। ओके, तो ये मजबूत इस वक्त जो मार्केट का व्यू है वो एकदम वही है। दीप कहीं जा नहीं रहा है, 1 पॉइंट नीचे निफ्टी, मतलब 11,300 के आसपास ही वक्त बिता दिया, लगभग पूरा 1 घंटा आखिर का। इसलिए हम कह रहे थे कि कहीं होगा नहीं कुछ, तो अभी भी लग नहीं रहा है कि कुछ बड़ा मुंह आने की कोई कोशिश कर रहा है मार्केट। यहीं कहीं एक्सपायरी होने की संभावना लग रही है। 22,225 की बात हम बैंक निफ्टी की कर रहे थे और 11,300 की बात निफ्टी की कर रहे हैं। आप देखिए लगभग उन्हीं लेवल के आसपास है इस वक्त। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और आप थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि इन्हीं लेवल्स पर एक्सपायरी हो जानी चाहिए, और वहां से फिर बाजार ने मूवमेंट नहीं किया है, तो लग रहा है कि जिन लेवल्स पर आपको एक्सपायरी चाहिए थी ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पर होने वाला है। तो एक बार जल्दी से बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज में भी कोई बदलाव नहीं है। डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 30 अंक नीचे है, एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स 15 अंक नीचे है, यहाँ पर भी एकदम फ्लैट ट्रेड हो रहा है। और यूरोप के बाजार भी जैसे हमने देखे थे वैसे ही हैं सर। यूके के बाजारों में थोड़ा प्रेशर है, बट अदरवाइज यूरोप भी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है इस समय सर। ओके, तो दीप कोई खास ऐसा रुझान दिख नहीं रहा है कि मतलब तेजी या मंदी का हो, तो बड़ा सुस्ती वाला माहौल है, दोनों ही जगह सुस्ती वाला माहौल है, हमारे मार्केट में भी और बाहर के मार्केट में भी। तो ऐसे में क्या करेंगे? ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको क्लोजिंग 11,300 के आसपास की मिल रही है, अच्छी है। 22,200 के ऊपर की मिल रही है, अच्छी है। लेकिन वही है कि आप एक काम कर सकते हैं, 11 सेम कल वाली स्ट्रेटजी वापस रिपीट कर लें। 11,300 का कॉल ऑप्शन खरीदे निफ्टी का, 11,400 का बेच दे। ये स्ट्रेटजी आपके लिए निफ्टी पर। 22,300 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदे, 22,500 का बेच दे। ये एक काम कर सकते हैं कल के लिए। तो और 11,400 के आसपास, 11,375 के आसपास आए कल, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 11,450, 22,450, 22,500 के आसपास आए बैंक निफ्टी, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो मैं नोट करवा देता हूँ, फिर से कर लीजिए। 11,300 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 11,400 का बेचिए। 22,300 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदिए, 22,500 का बेचिए। ये आप कल के लिए स्ट्रेटेजी स्प्रेड के बगैर ना बना के जाएं, क्योंकि प्रीमियम का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको स्प्रेड, क्योंकि और स्पेशली जब मूवमेंट कम दिख रहा है तो ये स्प्रेड आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। जी बिल्कुल, तो स्प्रेड्स बनाकर जाएं, और ये सलाह आपको कल भी दी गई थी। आपने अगर वो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करिए तो आज सुबह आपको मुनाफा भी मिला होगा। सिमिलरली अब फिर से अनिल जी कह रहे हैं कि स्प्रेड्स बनाकर जाइए, ये रहेगी आपके लिए स्ट्रैटेजी। चलिए अब जल्दी से कुछ और स्टॉक्स पर फोकस डाल लेते हैं। बीपीसीएल, इसके नतीजों का इंतजार है। संदीप ग्रोवर हमारे साथ है बताने के लिए कैसे रह सकते हैं यहाँ पर नतीजे। बताइए संदीप। देखिए नंबर्स में इस बार दीप आपको एक टर्न राउंड देखने को मिल सकता है, जैसा हमने एचपीसीएल के केस में देखा भी है। सेल्स जरूर इनकी 45-46% घटेगी, जैसे हमने बाकी ओएमसीज के केस में देखा, क्योंकि लॉकडाउन था, मांग कम थी पेट्रोल डीजल की। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए नंबर्स इतने अच्छे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये क्वार्टर में आप देखेंगे इन्वेंट्री लॉस से इन्वेंट्री गेन होते हुए दिखेंगे।
तो जो GRMs माइनस $0.6 के आसपास के थे वो बढ़कर $1.5 से $2.5 के आसपास पॉजिटिव इस बार देखने को मिल सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास का जो इन्वेंट्री गेन है वो इस बार नंबर्स में कहीं ना कहीं कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। ध्यान रखिए $20 के आसपास का जंप आपको नेट बेसिस पे क्रूड में इस बार नंबर्स में फैक्टर इन करना है, तो उस वजह से बड़ा जंप इस बार नंबर्स में GRMs के केस में देखने को मिल सकता है। जहां तक इनके कामकाजी मुनाफे की बात है, 618 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 3922 करोड़ रुपए का मुनाफा आएगा, मार्जिन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। और 1361 करोड़ का जो घाटा था उसके सामने करीब 2100 करोड़ रुपए के आसपास के जो मुनाफे के नंबर हैं वो इस बार कंपनी पोस्ट कर सकती है। आपको पिछली बार याद होगा 1080 करोड़ रुपए के आसपास का एक वन टाइम लॉस भी इन्होंने बुक किया था और 900 करोड़ रुपए का एक टैक्स भी वापस मिला था। तो बड़े एडजस्टमेंट्स हैं, उसके नंबर्स को एडजस्टेड बेसिस पे भी देखें तो एक टर्नराउंड का क्वार्टर है, घाटे से मुनाफे में ये कंपनी आने का अनुमान है। घाटे से मुनाफे में कंपनी का आने का अनुमान है, BPCL यहाँ पर नजर रखते हैं। पर अनिल जी के पास आपके लिए एक सुपरहिट कॉल तैयार है, बिगुल बचाते हैं कल के 2000 का। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय है मेरी, और मेरी खरीदारी करने की राय ऐसे स्टॉक में जो लाल निशान में नेगेटिव ट्रेड कर रहा है वो है टाटा स्टील। 413 रुपए के आसपास टाटा स्टील के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, 0.5% नीचे है। आज नतीजे आने वाले, तो नतीजे के पहले टाटा स्टील खरीदने की राय, बाजार बंद होने के बाद नतीजे आएंगे तो कल आपको जो भी होना है गैप से ऊपर या नीचे होना है टाटा स्टील में। मेरा ये समझना है कि 420 रुपए वाला कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, 13.5-14 रुपए के आसपास, 13 से 14 रुपए की रेंज में शायद ये ट्रेड कर रहा होगा। यहाँ पर खरीदारी करने की राय, ताकि नतीजे हैं इसलिए मैं आपको ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने की राय दे रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा फ्यूचर्स भी कहता था। तो 420 वाला 13 से 14 रुपए की रेंज में कॉल ऑप्शन खरीदिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि आपकी मैक्सिमम रिस्क 4 रुपए की है। लेकिन अगर किसी वजह से गैप से खुला तब भी आपका ऑप्शन है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 20, 25 और 30 रुपए तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको टाटा स्टील का 420 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। तो 420 रुपए वाला कॉल ऑप्शन, टारगेट 20 रुपए, 25 रुपए और 30 रुपए, 3 टारगेट रखिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 13 से 14 रुपए के बीच में खरीदिए। और ये कल के लिए नतीजों के लिहाज से जो भी होगा कल सुबह मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और जो भी है ये ध्यान में रखिए, रिजल्ट की एक रिस्क हल्की सी जो रहती है वो हमेशा रहेगी रिजल्ट के लिहाज से, अदरवाइज आपके लिए मार्केट की रिस्क कम है, रिजल्ट की रिस्क हमेशा रहती है, तो वो जो रिस्क ले सकते हैं उतना ही खरीदें, उस हिसाब से ही खरीदें, ये ध्यान में रखें। तो टाटा स्टील का 420 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय कल के लिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और क्योंकि आपने नतीजों की बात करी है टाटा स्टील की, आशीष भी हमारे साथ हैं बताने के लिए कि वो नतीजे कैसे रह सकते हैं जिस स्टॉक पर अभी अनिल जी की कॉल आई है। बताइए आशीष, कैसे रह सकते हैं टाटा स्टील के नतीजे? पांचू, बाजार तो अनुमान कमजोर नतीजों का ही लगा रहा है। जो एस्टिमेट्स मेरे पास है, अगर आप देखें तो यहाँ पर माना जा रहा है कि कंपनी जो है मुनाफे के अनुमान में घाटा दर्ज करेगी। करीब 683 करोड़ के मुनाफा था पिछले साल, इस बार करीब 1623 करोड़ का घाटा दर्ज करेगी। और मार्जिन में भी आप देखिए भारी गिरावट की उम्मीद लगाई जा रही है, 16.5% से मार्जिन घटकर केवल 11% रह जाएंगे। कामकाजी मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 52% की गिरावट देखने को मिलेगी, टॉप लाइन में 26% की गिरावट रहेगी, क्योंकि कंपनी के पास कर्ज बहुत ज़्यादा है। अगर आप संगठित आधार पर देखें तो पूरी कंपनी पर 1 लाख करोड़ के पार का कर्ज है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है, इस पर फोकस रखना होगा। लेकिन यूरोपियन ऑपरेशन जो है इनके, टाटा स्टील यूरोप, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निराशा देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो एबिटा पर टन है वो करीब पॉजिटिव 4 करोड़ से नेगेटिव में माना जाएगा, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो नतीजे बेहद निराशाजनक रहने का अनुमान है। ओके, पर देखते हैं अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो स्टॉक पर क्या मूव होता है। आपके लिए अनिल जी की तरफ से 420 की कॉल की खरीदारी की राय आई है। डिफेंस स्टॉक्स शानदार तेजी रही है, स्पेशली अगर उस स्टॉक का नाम भारत से शुरू होता है, पर एक स्टॉक है जिसका नाम हिंदुस्तान से शुरू होता है और इस पर सुमित जी ने कई बार कॉल दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 20% के अपर सर्किट पर लॉक हो गया है। सुमित जी, आपने ये कई बार रेकमेंड किया है, इसके टारगेट्स आए हैं और आज एक दिन में 20% की तेजी आई है। क्या चल रहा है इस चार्ट पर सर, जरा बताइए। और कल जब दोबारा सर्किट खुलेगा तो और तेजी का अनुमान लगाया जा सकता है? बहुत बढ़िया मूव है दीपांशु, बहुत बढ़िया मूव है। बहुत लोअर लेवल से स्टॉक हम इसको रेकमेंड कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का मूव दिखा रहा है। और आज 20% का मूव तो ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये पूरे सेक्टर के अंदर ही है जो आने वाला है। तो HCL के अंदर 1300 के ऊपर सस्टेन कल अगर और हमको 1300 के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिलता है तो ये इसके अंदर और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। फिर 1360 रुपए तक का अपसाइड मूव
HL के अंदर देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके चलते रहना चाहिए, जब तक रैली मिलती है बिल्कुल ट्रेड करते रहना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। बिल्कुल, ट्रेनिंग स्टॉप लॉस लगाकर इस मूव को आप ट्रेड कर सकते हैं, पर सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स में बढ़िया मूव आया है। BEML, BEL, BHEL इन तीनों स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स ने इसी शो पर आपको राय दी है, जय ठक्कर, बंसल साहब और कुणाल जी, और साथ ही सुमित ने भी। और इसके अलावा HAL, भारत डायनामिक्स, यहाँ पर भी नजर रखी, यहाँ पर भी कॉल्स आई हैं आपके लिए। और पूरा जो डिफेंस स्पेस है सबसे आगे ऑफकोर्स LNT आता है इसमें, वहां पर भी कॉल्स आई हैं, वहां पर भी नजर रखिए, अच्छी तेजी बन रही है। तो इस स्पेस पर नजर है। इंडिपेंडेंस डे से पहले ये एक बढ़िया एक्शन आते हुए दिखा है। पर एक्सपायरी के दिन, बल्कि अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन एक बहुत ही छोटी रेंज में इंडेक्स ने कंसोलिडेट करा है और आज भी एक सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ है और 11,300 के करीब ही एक्सपायरी हो रही है। शायद इस लेवल के ऊपर ही होगी जब फाइनल क्लोजिंग आती है। टाटा मोटर्स के लिए शानदार दिन रहा आज, 4.5% की तेजी। LNT जिसके बारे में बात कर रहे थे वहां पर 4.5% की तेजी। हिंडाल्को, टाइटन, भारती इंफ्राटेल, अदानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प, इंडियन ऑयल, टेक महिंद्रा और अल्ट्राटेक यहां पर भी बढ़िया एक्शन आते हुए दिखा है। वहीं दूसरी तरफ भारती एयरटेल यहां पर बिकवाली हुई है MSCI में वेटेज कट की खबर से, पर वहां पर अब थोड़ी क्लैरिफिकेशन का इंतजार है, तो वहां पर नजर रखेंगे कि एक्चुअली किस बेसिस पर यह कट किया जा रहा है। आइशर मोटर्स, सन फार्मा, NTPC जिसके नतीजे कल आएंगे, HDFC लाइफ और ITC यहां पर भी MSCI का वेटेज कट हुआ है, यहां पर भी आपने गिरावट आती हुई देखी है। पर दिन बिलोंग कर रहा था ऑटोज और ऑटो एंसिलरीज के लिए, स्पेशली भारत फोर्ज, यहां पर हमने 15% का उछाल आते हुए देखा है। अशोक लेलैंड यहां पर 15% की तेजी बनी है और इंटरग्लोब एविएशन यहां पर भी 12% का उछाल आया है। 2 दिनों में शानदार तेजी आई है इस एक स्टॉक में। चोलामंडलम यहां पर अच्छी तेजी बनी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, PVR यहां पर आज फिर से अच्छा एक्शन था। टाटा कंज्यूमर नए हाई पर ट्रेड कर रहा है। मदरसन सुमी, भारती इंफ्राटेल, पावर फाइनेंस नतीजों से पहले और उसके बाद दोनों तरफ अच्छी तेजी देखी है। 3 दिन की गिरावट के बाद कंटेनर कॉर्पोरेशन में एक बाउंस बैक आते हुए दिखा है। साथ ही कमिंस इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर, TVS मोटर्स और पेट्रोनेट यहां पर भी आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। दूसरी तरफ ऑरो फार्मा अच्छे नतीजे रहे बट थोड़ी मुनाफा वसूली चली, तो यहां पर 5.5% की गिरावट। इंडिया बुल्स हाउसिंग यहां पर बोर्ड चेयरमैन समीर गहलोत ने रेजिग्नेशन दिया है और धन बैंक यहां पर भी गिरावट आई। तो अनिल जी, दोनों तरफ के ट्रेड बट एकदम सपाट क्लोजिंग निफ्टी पर एटलीस्ट आती हुई सर। देख लो दीप, आपको सुबह 9:15 बजे 8:15 बजे आपको ये बोला था 11,300 11,325 के बीच में एक्सपायरी होने की उम्मीद है। डेटा वहाँ दिखा रहे हैं। और 22,225 की आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की बात की थी 2 बजे भी, एग्जैक्टली 22,230 पर एक्सपायरी हुई है। ये डेटा का कमाल है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला है कि ये ऐसा होगा वैसा हो गया, वो नहीं। डेटा आपको साफ साफ बताते हैं, यही डेटा की खूबसूरती है। अगर आप ढंग से डेटा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेटा कहना क्या चाहते हैं। जिस तरह से पोजीशन 11,300 पर बनी है बराबर, और उसको देखकर लग ही गया था कि यहीं पर एक्सपायरी होनी है। 11,311 पर हुई है और आप देखना कॉल और पुट राइटिंग जिस तरह से दोनों हुई है 11,300 पे, फाइनल क्लोजिंग 11,300 के आसपास ही आती दिखेगी और फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी पर भी 22,200 के आसपास ही आती हुई दिखेगी। तो एकदम प्रिसाइज लेवल पर जो अंदाज था, मैं ये कहूँगा अंदाज, डेटा एनालिसिस में अंदाज ही होता है, परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और सही पड़ गए तो नसीब समझिए एकदम, ये एकदम उसी लेवल पर आ गया। अब आइए आपको आज के खास आयोजन के बारे में बता दें। एक खास आयोजन के बारे में न सिर्फ दर्शकों को बल्कि हमारे सभी एक्सपर्ट्स को भी बताना है। आप सब लोग भी कान खोल कर तैयार हो जाएं, क्योंकि मस्ती की पाठशाला में कल क्या होने वाला है ये आपको भी जान लेना जरूरी, ताकि आप अपनी अपनी तैयारी करके पाठशाला में बैठें। ऐसा मतलब होमवर्क करके आएँ, ऐसे उठ के चले ना है कि वहीं जाके टीचर जो सिखाएंगे वही हम सीखेंगे। तो आप सब लोग भी तैयार रहें, मैं बताने वाला हूँ कल का टॉपिक क्या है, कल का लेसन क्या है। लेकिन उससे पहले आज शाम 5 बजे हमारी मुहिम कम करो कंप्लायंस, इसमें क्या कुछ है खास ये हम आपको बताने वाले हैं। आज टैक्स रिफॉर्म्स पर ऐलान के दौरान प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात साफ कही कि जहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज़ ये ज़्यादा हैं वहाँ कंप्लायंस हो जाती है कम। उन्होंने स्पेसिफिकली कंप्लायंस का नाम लेकर इस बात पर जोर दिया और यही बात हम पिछले 1 हफ्ते से लगातार आपको कह रहे हैं। हमारे कानून इतने ज़्यादा हैं कि इनका 100% पालन करना नामुमकिन है। आपको प्रोफेशनल्स लाने पड़ते हैं, उनको हायर करना पड़ता है। देश के कारोबारियों की इसी तकलीफ को सरकार तक पहुँचाने के लिए जी बिजनेस ने शुरू की है ये मुहिम कम करो कंप्लायंस। हर रोज़ शाम 5 बजे हम इस पर विशेष आयोजन कर रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी राय भेजिए
कम करो कंप्लायंस। आपके सुझाव, आपके विचार सम्मिलित करके हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए, आज शाम का एक और स्पेशल शो वो मिस मत कीजिएगा, और ये शो है 6 बजे का। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बड़ी सौगात दी है। उन्होंने टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाने का ऐलान करते हुए कहा है कि एक खास सिस्टम, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार की पूजा सम्मान, ये लॉन्च किया है। इसमें फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील जैसे बड़े रिफॉर्म शामिल है। तो नई सिंडिकेट नए टैक्स सिस्टम की क्या खास बातें हैं, टैक्स देना, भरना, अपील करना, ये सब कितना आसान होगा, टैक्स पेयर चार्टर को लागू करना क्यों एक बड़ा और क्रांतिकारी फैसला माना जाए। प्रधानमंत्री जी की इन्हीं घोषणाओं के मध्य टैक्स से जुड़े कई सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 2 बड़े खास मेहमान होंगे। DS सक्सेना साहब, पूर्व प्रिंसिपल CCIT मुंबई में वो रह चुके हैं और बड़ी गहरी पकड़ है, पूरी जिंदगी उन्होंने अपना IT डिपार्टमेंट को दिया है, तो उनको बड़ी गहरी समझ है। और वेद जैन साहब जो CA इंस्टीट्यूट के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो भी गजब की समझ और पकड़ रखते हैं, तो हमने दोनों को बुलाया है। तो दोनों तरफ, एक तरफ CA इंस्टीट्यूट के बड़े दिग्गज, दूसरी तरफ इनकम टैक्स के बड़े दिग्गज, दोनों आपको आज विशेष तौर पर यह समझाएंगे कि क्या कुछ हुआ है टैक्स ट्रांसपेरेंसी को लेकर। आप भी अपनी राय दीजिए, जरूर दीजिए। हैशटैग इनकम टैक्स रिफॉर्म्स ऑन ZBiz, जी बिजनेस का शॉर्ट फॉर्म ZBiz, ये है आपके लिए। हैशटैग का इस्तेमाल करके अपनी राय जरूर भेजिएगा। ओके, 8:30 बजे आपके लिए क्या है खास। आपके परिवार में अगर स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल किड हैं, तो उनकी ज़रूरतें भी अच्छी होगी। उनकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको भविष्य की प्लानिंग भी करनी होगी। और आज मनी गुरु में हम ये पेशकश करने वाले हैं, ये बताने वाले हैं कि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। स्पेशली एबल्ड बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। और ये मुझे ख्याल इसलिए याद से आया कि मुझे याद है कि हमारे एक दर्शक हैं संदीप गोयल, संदीप भाटिया, में नाम तो पूरा याद नहीं आ रहा, संदीप करके हैं, और उन्होंने अपनी एक तस्वीर अपने बच्चे की भेजी थी और वो बता रहे थे कि किस तरह से उनका बच्चा स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद लगातार जी बिजनेस देखता है। और बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने फिर ये ट्वीट पर यह भी किया था कि हमारे स्पेशल बच्चों के लिए किसी तरह की स्पेशल प्लानिंग पर शो किया जाए, और उसी के चलते हमने ये शो बनाया। थोड़ा सा वक्त लगा संदीप जी, लेकिन आपकी फरमाइश पर ये शो आपके लिए है, मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। रात को 8:26 पर स्पेशल बच्चों की स्पेशल प्लानिंग, क्योंकि उनके लिए खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं, उनके लिए किस तरह के इंश्योरेंस अवेलेबल है, उनके खर्चों का बजट कैसे तैयार करें, और उनकी उम्र के हिसाब से आपको कब और कहाँ निवेश करना है, ये आपके लिए। तो ज़रूर 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 देखिएगा, ये आपके लिए शो है और सबके लिए, आप सबके लिए। अब आइए कल का प्रोग्राम। ओके, आप सब लोगों को कल, जो आप सब लोग रहेंगे हमारे मस्ती की पाठशाला में, तो आप सब लोगों को ये करना है कि शनिवार को स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का दिन है, आपको किसी एक चीज़ से आज़ादी लेनी है, किसी एक चीज़ से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कुणाल जी आप बंसल जी से आज़ादी लेने का सोचें, इस तरह की आज़ादी नहीं। और ये विश्वेश जी कहे कि मैं आशु जी से आज़ादी लूँगा, ऐसा नहीं। आज़ादी आप लोगों को लेनी है अपनी किसी एक आदत से। वो आदत क्या है वो ज़रा सोच कर आइएगा। और दर्शकों से भी मेरा कहना है कि अगर आप भी चाहते हैं कि भाई, हम हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि भाई जैसे जैन साहब किसी चीज़ से आज़ादी ले ले या आशु जी किसी चीज़ से, तो आप भी हैशटैग मस्ती की पाठशाला इसका इस्तेमाल करें और ये भेजें कि आप किस चीज़ से आज़ादी लेना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं। वैसे तो काम हमारे एक्सपर्ट्स का है कि वो आज़ादी लें, तो कल आपको एक अपनी ऐसी आदत बतानी है जिससे आप आज़ादी लेना चाहते हैं। जी, अब मैं आपके पास विशेष टिप्पणी के लिए आ रहा हूँ, कुणाल जी। अनिल जी, मैं यही कह रहा था कि क्या व्यक्तियों से भी आज़ादी लेने की अनुमति है, तो आपने मना कर दिया। तो अनिल जी, मैं इसके अलावा ना कुछ शेयर्स भी ऐसे बताना चाहता हूँ जो जिनसे आज़ादी लेनी चाहिए। तो 1-2 शेयर हैं मेरे निगाह में अनिल जी, वो भी मैं कल बताऊँ। वो आप बताओ, मुझे तो आदत से आज़ादी है। देखो, मैं ये तो कभी अलाउ करूंगा ही नहीं कि एक व्यक्ति से अगर आपको आज़ादी लेने की, पता चला सबसे ज़्यादा लोग मुझसे ही आज़ादी के चक्कर में लगे, बोले अनिल जी से आज़ादी चाहिए, हम ही क्रांति उठाने के लिए चले और पता चला हमारे विरोधी क्रांति हो गया था। ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा। व्यक्तियों से आज़ादी की परमिशन बिल्कुल नहीं, किसी एक आदत से आपको आज़ादी चाहिए तो वो आज़ादी आपको दे। जैन साहब, तैयारी है ना आपकी? बिल्कुल अनिल जी, और इंडिपेंडेंस डे भी है तो मजा तो आएगा ही, और उसके गाने भी तैयार कर लिए, और मेरे तो आगे से आगे के 2-3 गाने और भी तैयार है। बस बहुत एक्साइटेड, और बिल्कुल बहुत अच्छी टॉपिक है।
और आज़ादी, कई आदतें ऐसी हैं जिनसे वाकई में आज़ादी पानी चाहिए और कोशिश करूंगा। और मैं एक और चीज स्पेशली अनाउंस करना चाहता हूं कि 15 तारीख मेरे लिए बहुत स्पेशल है, 15 अगस्त, उस दिन मेरा जन्मदिन भी अनिल जी से ही। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह, गजब, बहुत बढ़िया। तो आपका बर्थडे भी सेलिब्रेशन होगा, लेकिन बंसल जी, विश्वेश जी और आशु जी को विशेष हिदायत है कि आपको एक आदत से आज़ादी है। अब आपको लगेगा हमारी तो 10-20 आदतें ऐसी है जिनसे हम आज़ादी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, आपको एक एक ही बतानी है अपने बारे में, ज़्यादा न बताएं, एक एक आदत ही बताएं जिनसे आप आज़ादी लेना चाहते हैं। तो चलिए, कल का ये विशेष शो मिस मत कीजिएगा। तैयारी हमारी अभी से शुरू हो चुकी है, आप भी तैयार हैं। पूरे हफ्ते की थकान अगर आधा घंटे में उतर जाए, वो कहते हैं ना कि भाई बहुत आप परेशान हैं मेंटली, फिजिकली, और एक छोटी सी टेबलेट खाएं और आप एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाए। मस्ती की पाठशाला वैसा ही एक डोज है जो आपकी हफ्ते भर की बाजार की थकान को कर देगा चुटकियों में दूर। तो आधा घंटा 3:30 से 4 आपको जुड़ना है जी बिजनेस के साथ। आइए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। जैन साहब, सुमित जी, जय और साथ ही श्रीकांत जी, आप सबका शुक्रिया, और शुक्रिया कुणाल जी, राकेश जी, आपका भी। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। सोने चांदी और कमोडिटीज़ मार्केट में है भारी उठापटक, और इस उठापटक के लिए जिम्मेदार हैं मृत्युंजय झा।